बच्चों, आज हम FST 7 का इनऑर्गेनिक पार्ट डिस्कस करने के लिए यहाँ आए हैं, ठीक है ना। तो FST 7 का इनऑर्गेनिक पार्ट हमको डिस्कस करना है, ठीक है। और ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पार्ट राहुल सर ने आपसे डिस्कस कर लिया होगा, ठीक है। और हम डिस्कस करेंगे और ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक का FST 7 का इनऑर्गेनिक पार्ट है ना। तो FST 7 का जब हम FST 7 का इनऑर्गेनिक पार्ट की शुरू करते हैं हम, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं FST 7, ठीक है। उसका हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, इनऑर्गेनिक पार्ट, है ना। इनऑर्गेनिक पार्ट को हम डिस्कस करेंगे FST 7 के, ठीक है। FST 7 का हम कौन सा पार्ट को डिस्कस करेंगे, इनऑर्गेनिक पार्ट को, ठीक है। शुरुआत करते हैं इससे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं, ठीक है। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 पहले ही क्वेश्चन इनऑर्गेनिक का दे रखा है, उसमें बोला गया है करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस। आपसे पूछा गया कि एटॉमिक रेडियस का करेक्ट ऑर्डर क्या है, ठीक है। मैं हर ऑप्शन को लिखता हूं। पहला ऑप्शन आपके पास बेरिलियम, लिथियम, बोरॉन, कार्बन। सेकेंड ऑप्शन आपके पास है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, बोरॉन। थर्ड ऑप्शन आपके पास है फास्फोरस, सिलिकॉन, मैग्नीशियम एंड सोडियम। एंड फोर्थ ऑप्शन आपके पास है आयोडीन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। आपसे पूछा गया किसका करेक्ट ऑर्डर है। करेक्ट ऑर्डर आपको बताना है किसका, एटॉमिक साइज रेडियस का। बट जब एटॉमिक रेडियस की बात करें, करेक्ट ऑर्डर की बात करें, तो आपको करेक्ट ऑर्डर बताना। ध्यान से देखिए, अक्रॉस द पीरियड जाने में फ्रॉम फर्स्ट पीरियड फर्स्ट ग्रुप टू लास्ट ग्रुप साइज डिक्रीज करता है, विच मींस लिथियम का साइज बेरिलियम से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। और बोरॉन का साइज क्या होना, बोरॉन और कार्बन का साइज छोटा होना चाहिए। चलिए वो तो बात ठीक है, बट लिथियम का साइज क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो ये अपना ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, पहला ऑप्शन गलत हो जाता है। सेकंड, अगेन सेम चीज, अक्रॉस द पीरियड जाते समय साइज डिक्रीज करता है, तो कार्बन और बोरॉन का साइज ऑक्सीजन से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। अगेन ये भी गलत हो जाता है। देन आपके पास आ गया फास्फोरस, सिलिकॉन, मैग्नीशियम एंड सोडियम। यही अगेन चीज अक्रॉस द पीरियड जाते समय साइज डिक्रीज करता है, व्हिच मींस सोडियम का जो साइज है वो फास्फोरस, सिलिकॉन से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। ये भी गलत हो जाता है। और लास्ट आपके पास है आयोडीन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। अब ध्यान से देखें, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन अक्रॉस द पीरियड जाते समय साइज डिक्रीज कर रहा है, बिल्कुल सही बात है। और आयोडीन तो बिल्कुल अलग ही पीरियड का है, तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, सही, ठीक है ना। तो आपके पास सही आंसर कौन सा है, लास्ट वाला, जिसमें आयोडीन सबसे ज्यादा है, उसके बाद फास्फोरस, उसके बाद सल्फर, उसके बाद क्लोरीन। ये आपका करेक्ट आंसर होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 इस तरह से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आता है। क्वेश्चन नंबर, इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 2 है ना। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस एक्ट एज फ्लोरिनेटिंग एजेंट। आपसे पूछा गया कौन सा सब्सटेंस एक्ट एज फ्लोरिनेटिंग एजेंट करता है। आपको ऑप्शन दे रखे हैं O2F2, सेकंड दे रखा है आपको OF2, ठीक है। थर्ड दे रखा है आपको ClF3 और फोर्थ दे रखा है आपको ऑल ऑफ दीस, ठीक है ना। ये ऑप्शन दे रखा है और पूछा गया है कि आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन कौन सा फ्लोरिनेटिंग एजेंट की तरह काम करेगा, है ना। कौन सा फ्लोरिनेटिंग एजेंट की तरह काम करेगा, आपसे पूछा गया कौन सा फ्लोरिनेटिंग आउट ऑफ द फॉलोइंग व्हिच वन विल एक्ट एज फ्लोरीन। अब ये चीज जो है वो अनस्टेबल है, तो आसानी से फ्लोरीन देती है और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है। तो O2 गेट्स कन्वर्ट, O2F2 गेट्स कन्वर्ट टू O2 और ये फ्लोरीन आसानी से, तो दिस इज ऑफ एक्ट एज फ्लोरिनेटिंग एजेंट। अगेन दिस इज स्टेबल एट -40 डिग्री सेंटीग्रेड। ये -40 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्टेबल है। तो जब आप उसको हायर टेंपरेचर पे ले जाते हो ना, तो ये अनस्टेबल स्पीशीज है। और अगर अनस्टेबल स्पीशीज है तो ये O2 में कन्वर्ट होता है और फ्लोरीन को क्या कर देता है, फ्लोरीन को फ्लोरिनेटिंग एजेंट की तरह यूज करता है। अगेन ClF3 will act again as fluorinating। ये सारे के सारे कैसे एक्ट करेंगे, एज फ्लोरिनेटिंग एजेंट। तो आपका आंसर करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीस विल एक्ट एज फ्लोरिनेटिंग एजेंट। O2F2 भी, OF2 भी एंड ClF3 भी। इसका रिएक्शन आपने ज़ेनॉन इनर्ट गैसेस में पढ़ा होगा। अगेन इसका रिएक्शन आपने, यही रिएक्शन अगर आप ध्यान से देखें तो NaOH के साथ हमने जब रिएक्शन करते हैं F2 का, तो ये प्रोडक्शन होता है और फिर जब वो डिटोरेट करके बनाते हैं Na बना देता है, ठीक है। तो फ्लोरिनेटिंग अगेन एंड दिस आल्सो एक्ट एज फ्लोरिनेटिंग। तीनों कैसे एक्ट करेंगे, एज फ्लोरिनेटिंग एजेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। आपसे पूछा क्या, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। आपकी इनको सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी का बताना है। तो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब ये प्लस ऑक्सीडेशन प्लस में होना चाहिए, ये भी प्लस में होना चाहिए, ये भी प्लस में होना चाहिए और ये भी प्लस में होना चाहिए। अब इनकी आप क्या लिख लें, आप इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ले लो। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगी 2p1, इसकी हो जाएगी 2p2, इसकी हो जाएगी 2p3, इसकी हो जाएगी 2p4।
ठीक है। और हमने एक चीज बहुत स्पेसिफिकली चीज पढ़ी थी कि जब भी आयनाइजेशन एनर्जी आपको निकालनी हो, आयनाइजेशन एनर्जी आपको निकालनी हो और आपके पास स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाए, अगर आपके पास क्या आ जाए, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो जो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी उसको जंप करवा के आप एक स्टेप आगे भेज देंगे, उसको जंप करवा के आप क्या भेज देंगे, एक स्टेप आगे। तो आपके पास क्या आ गया, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, मतलब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना, और इसमें सबसे स्टेबल कौन सा है, 2p3, तो इससे इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा, ज्यादा मुश्किल। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, कार्बन। दिस विल बी योर आंसर, विच इज ऑप्शन नंबर 4, विच इज ऑप्शन नंबर 4। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन एंड कार्बन, दिस विल बी योर आंसर, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा गया, हाईएस्ट रिएक्टिविटी ऑफ फर्स्ट ए इज ऑफ फॉलोइंग। फर्स्ट ए ग्रुप में हाईएस्ट रिएक्टिविटी पूछी गई आपसे, है ना। तो फर्स्ट ए ग्रुप में आपको दे रखा है सीजियम, नेक्स्ट दे रखा आपको लिथियम, नेक्स्ट दे रखा आपको सोडियम, और थर्ड दे रखा आपको रुबीडियम, फोर्थ दे रखा आपको रुबीडियम। और आपसे पूछा गया है कि आप इसमें हाईएस्ट रिएक्टिविटी बताइए, क्या बताइए, हाईएस्ट रिएक्टिविटी। अब ध्यान रखिए कि हाईएस्ट रिएक्टिविटी का मतलब क्या है, ये इजीली कन्वर्ट हो जाना चाहिए CS+ में, ये इजीली कन्वर्ट हो जाना चाहिए Li+ में, ये इजीली कन्वर्ट हो जाना चाहिए Na+ में, और ये इजीली कन्वर्ट हो जाना चाहिए Rb+ में। अब ये क्योंकि एल्कली मेटल्स हैं तो ये बहुत आसानी से कन्वर्ट होते हैं, लेकिन एल्कली मेटल्स में सबसे आसानी से कौन कन्वर्ट होगा, सबसे आसानी से कन्वर्ट होगा सीजियम, क्योंकि ये बहुत आसानी से इसके आयन फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, विच मींस आयनाइजेशन एनर्जी इसमें कम लग रही है, विच मींस इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है। तो बहुत सिंपल चीज है, क्योंकि इसमें आयनाइजेशन एनर्जी इज लो तो रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, ज्यादा, रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, ज्यादा। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट नहीं है। तो इस चीज का ध्यान रखना है। हाईएस्ट रिएक्टिव ऑफ फर्स्ट ग्रुप पूछा गया आपसे, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 7 था ये। उसके बाद आती है आपके बाद क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिस्ट। आपको कंपाउंड्स दिए गए हैं और पूछा गया कौन सा कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता। पहला कंपाउंड आपको दिया गया है BF6, बहुत ही आसान पेपर है बेटा, इतना डिफिकल्ट पेपर नहीं है, ठीक है ना, और जल्दी हो जाना चाहिए, इनऑर्गेनिक पार्ट तो जल्दी हो जाना चाहिए। AlF6, और आपके पास है फोर्थ GeCl6, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, ये भी थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, ये भी थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, और ये कौन से पीरियड का एलिमेंट है, सेकंड पीरियड का एलिमेंट। और सेकंड पीरियड के एलिमेंट की एक खास बात होती है कि वो मैक्स टू मैक्स 4 बॉन्ड बना सकता है। मैक्स टू मैक्स कितने बॉन्ड बना सकता है, 4, उससे ज्यादा बॉन्ड बना ही सकता, क्योंकि उसके पास ऑर्बिटल ही सेकंड पीरियड में कौन सा ऑर्बिटल है, 2s एंड 2p। 2p में कितने ऑर्बिटल्स हैं, 3 ऑर्बिटल्स, इसमें कितने ऑर्बिटल्स, 1, वो 4 बॉन्ड ही बना सकता है। कितने बॉन्ड बना सकता है, 4। अगर वो 4 बॉन्ड ही बना सकता है तो यहां पर कितने बॉन्ड बने हैं, 6। दूसरा इसका एक और रीजनिंग हो सकती है, देखिए रीजनिंग तो वही है बट उसको थोड़ा सा अलग वे में पढ़ेंगे कि इन सब में d ऑर्बिटल होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या कर जाते हैं, एक्साइट कर जाते हैं और आसानी से बॉन्ड बना लेते हैं, लेकिन इसमें d ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं होता, और d ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं होता तो इसमें एक्साइटेशन पॉसिबल नहीं है, और एक्साइटेशन पॉसिबल नहीं है तो इतने बॉन्ड्स ये नहीं बना सकता। तो बहुत सिंपल एग्जांपल है, आंसर है BF6 3- विल नॉट बी पॉसिबल, इट डज नॉट एग्जिस्ट, इट इज अ कंपाउंड दैट डज नॉट एग्जिस्ट। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे इसके बाद हम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, अब क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछा गया है कि आपको ऑक्सीडाइजिंग नेचर बताना है, आपको ऑक्सीडाइजिंग नेचर बताना है CrO3 का, MoO3 का, VO3 का। आप सोचेगा ऑक्सीडाइजिंग नेचर बताइए। अब इस चीज को आपको याद रखना है, या एनसीईआरटी में एक स्पेसिफिक लाइन यूज करी गई है, वो लाइन ये यूज करी गई है कि जो भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स है उनकी जो ऑक्सीडाइजिंग पावर या उनकी स्टेबिलिटी जो है, उनकी स्टेबिलिटी जो है वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज करती है। ध्यान से देखिए, कर्मोवर एक ही पीरियड, एक ही उसमें आते हैं, एक ही ग्रुप में आते हैं, ठीक है ना। तो कर्मोवर एक ही ग्रुप के पार्ट है, ठीक है। दूसरा, डाउन द ग्रुप इनकी ऑक्साइड्स की स्टेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। तो इसकी सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है, ये, उसका स्टेबल कौन सा है, ये, उसके बाद स्टेबल कौन सा है, ये। जो लेस स्टेबल उसकी ऑक्सीडाइजिंग नेचर ज्यादा, जिसकी स्टेबिलिटी लेस होगी उसकी ऑक्सीडाइजिंग नेचर क्या होगी बेटा, ज्यादा। तो सबसे कम स्टेबिलिटी की जब हम बात करते हैं, स्टेबिलिटी की जब हम बात करते हैं तो स्टेबिलिटी में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, ठीक है। और जब हम ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी की बात करते हैं तो ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा हो जाएगी, CrO3 की ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर, उसके बाद
MOO3 की, उसके बाद WOO3, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा कि डाउन द ग्रुप इन 3D 4D एंड 5D स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड्स इंक्रीजेस, एंड बिकॉज द स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड इंक्रीजेस द ऑक्सीडाइजिंग पावर डिक्रीजेस। ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या करेगी बेटा? डिक्रीज करेगी, है ना। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 पे, है ना। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग शेप कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय ट्राइगोनल बाय पिरामिडल ज्योमेट्री। कौन सा शेप ट्राइगोनल बाय पिरामिडल ज्योमेट्री के लिए शेप नहीं बना सकता? तो पहले तो हम इसमें क्या कर लेते हैं, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल बना ही लेते हैं। दिस इज हाउ ट्राइगोनल बाय पिरामिडल रिमेन्स, दिस इज इन वन प्लेन, दिस विल रिमेन इन वन प्लेन एंड रेस्ट ऑफ विल बी आउट ऑफ प्लेन, है ना। इसने शेप्स लिए हैं, पहला शेप लिया इसने सी शॉ शेप, सेकेंड शेप लिया इसने ट्राइगोनल प्लेनर, थर्ड लिया इसने टी शेप, और फोर्थ लिया इसने लीनियर, ठीक है। तो इसने ये शेप्स बोले कि इनमें से कौन सा शेप ये ज्योमेट्री नहीं बना सकता, ठीक है। वैसे आप इसको याद भी रख सकते हैं, बट याद रखने के बेटर है आपको पता होना चाहिए कैसे बता रहे हैं। अब जब हम शेप्स की बात करते हैं तो शेप्स में लोन पेयर आते हैं ना, और लोन पेयर के हिसाब से हम बता पाएंगे। अब ये तो वैसे ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री हो गया, यही शेप का शेप हो गया, लेकिन अगर आप लोन पेयर हम ऐड करते हैं तो लोन पेयर हम कहां ऐड करेंगे? हम यहां पर लोन पेयर ऐड करेंगे, है ना। लोन पेयर यहां पर ऐड करेंगे, और अगर मैं लोन पेयर यहां पर ऐड करता हूं, विच मींस कौन सी शेप दिख रही है आपको? अगर आप लोन पेयर को छुपा रहे हैं तो ध्यान से देखिए कौन सा शेप दिख रहा है आपको। अगर लोन पेयर को छुपाऊं कौन सा शेप दिख रहा है? सी शॉ शेप दिख रहा है। कैसा शेप दिख रहा है? सी शॉ। तो ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, तो सी शॉ शेप इज पॉसिबल। तो पहला शेप तो पॉसिबल है। चलिए नेक्स्ट, अगर मैं इसमें एक और लोन पेयर लूं, अगर मैं इसमें एक और लोन पेयर लूं, मैं लोन पेयर को थोड़ा सा इस तरह से बनाऊंगा ताकि मैं सिमेट्रिकल बनाऊं, ताकि मेरे को देखने में व्यूइंग में आसानी हो, ठीक है ना। अब मैं इसको इस तरह से बनाऊं और इसको देखूं, तो अगर मैं इसमें अगेन लोन पेयर छुपा दूं, शेप कैसा दिख रहा है? टी शेप, व्हिच मींस टी शेप पॉसिबल है, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं ये वाला हटा दूं और यहां पर कर दूं तो कैसा शेप दिखेगा? लीनियर शेप दिख रहा है, तो लीनियर शेप भी पॉसिबल है। अब इसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ऑब्टेन। तो ये तीनों शेप ऑब्टेन किए जा सकते हैं। अब शेप में मैं लोन पेयर क्यों ला रहा हूं? ध्यान रखिए कि ज्योमेट्री इज ऑल अबाउट आपकी जो ज्योमेट्री, अगर आपके पास सारे के सारे बॉन्ड पेयर्स हैं, ठीक है, देयर आर नो लोन पेयर्स, तो ज्योमेट्री इज इक्वल टू शेप। बट अगर आप क्या करें कि सारे के सारे लोन, अगर उसमें कोई भी लोन पेयर आ जाए तो लोन पेयर छुपा के जो आपकी शेप बनती है वो आप देखते हैं। अब जैसे जैसे आप लोन पेयर इंक्रीज करते हो तो शेप क्या होती जा रही है? चेंज होती जा रही है, विच मींस ये तीनों शेप्स पॉसिबल है लेकिन ये वाली शेप पॉसिबल नहीं है, विच मींस करेक्ट आंसर विल बी सेकंड वन। करेक्ट आंसर विल बी सेकंड वन। क्यों सेकंड वन करेक्ट आंसर होगा? क्योंकि उसने पूछा है कैन नॉट बी ऑब्टेन, तो कौन सी ऑब्टेन नहीं हो सकती? ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर शेप आपकी ऑब्टेन नहीं हो सकती, इसलिए आंसर होगा ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है ना। इसका आंसर ट्राइगोनल प्लेनर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 अब आपसे पूछा गया ट्रांजिशन एलिमेंट मेक्स कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ड्यू टू। अब ट्रांजिशन एलिमेंट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्यों बनाता है आपसे ये पूछा गया है। क्वेश्चन ऑप्शन में देखा है फर्स्ट प्रेजेंस ऑफ एम्प्टी डी ऑर्बिटल, पहला ऑप्शन देखा है प्रेजेंस ऑफ एम्प्टी डी ऑर्बिटल, है ना। पहला ऑप्शन देखा आपको प्रेजेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, ठीक है। सेकंड ऑप्शन दे रखा है आपको लार्ज साइज, थर्ड ऑप्शन दे रखा है आपको वेरिएबल वैलेंसी, वेरिएबल वैलेंसी, और फोर्थ दे रखा आपको प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। फोर्थ दे रखा आपको प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और आपसे पूछा जा रहा है कि आपको ये बताना है कि ट्रांजिशन एलिमेंट कब कंपाउंड मेक्स कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्यों बनाता है। अब आपको जब ऑप्शन देखा आप ध्यान से देखिए, पहला जो रीजनिंग होती है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने की वो होती है साइज अपॉन, सॉरी वो होती है चार्ज अपॉन साइज, ठीक है ना, वो होती है चार्ज अपॉन साइज। ये दिस इज द फर्स्ट रीजन कि अगर चार्ज अपॉन साइज, उसका चार्ज ज्यादा है और साइज छोटा है तो ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स को या ज्यादा लिगेंड्स को अट्रैक्ट कर सकता है, दिस इज द फर्स्ट रीजन। लेकिन अब इसमें ये रीजन तो कहीं दे नहीं रखी, तो बेस्ट पॉसिबल आंसर अकॉर्डिंग टू दिस विल बी प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज नॉट नेसेसरी क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत में प्रेजेंट होता है। वेरिएबल वैलेंसी अगेन नॉट नेसेसरी टू फॉर्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, लेड के पास भी तो वेरिएबल वैलेंसी है, क्या वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाता है? बिल्कुल नहीं, ठीक है। लार्ज साइज
बिल्कुल नहीं, लार्ज साइज पॉसिबल नहीं, क्योंकि चार्ज तो साइज तो क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो आंसर आपका क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ डी इलेक्ट्रॉन। तो कभी ऑप्शन में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि क्यों है, तो पहला ऑप्शन आप रखोगे चार्ज अपॉन साइज, व्हिच मींस चार्ज डेंसिटी। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो दूसरा आंसर क्या रखोगे आप, प्रेजेंस ऑफ डी इलेक्ट्रॉन। दीज आर टू पॉसिबल आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो प्रेफर्ड चॉइस होगी चार्ज अपॉन साइज, ठीक है। बट अगर चार्ज अपॉन साइज नहीं है तो आप क्या लिखोगे, प्रेजेंस ऑफ डी इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 12 की, 19 की, क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्ट बोथ एज ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। कौन सा एज एन ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट लगेगा। पहला ऑप्शन दे रखा आपको H2, सेकंड ऑप्शन दे रखा आपको I2, थर्ड ऑप्शन दे रखा आपको H2O2, फोर्थ ऑप्शन दे रखा आपको ऑल। और आपसे पूछा कि कौन सा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। कौन सा एक्ट करेगा ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो ध्यान रखें, जो भी चीज अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट या लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं होगी, जो भी चीज अपनी हाईएस्ट या लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं होगी, दैट कैन एक्ट एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। नाउ H2 की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, हाइड्रोजन की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इज +1, हाइड्रोजन की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इज +1 and lowest is -1, so it is not in both the oxidation state, so it can act as oxidizing as well as reducing agent. I2 again similar, its highest oxidation is +7 but lowest oxidation state is -1. Is it there? No, it is in somewhere in between. Some between भी नहीं है, नीचे पे ही है, लेकिन it can act as both oxidizing as well as reducing agent. Again here if you look at oxygen O2 2-, which means each oxygen has O- charge, है ना, which means neither it is in highest oxidation state which is O2-, highest oxidation state of oxygen is 2-, and neither it is in lowest oxidation state which is 0, or sometimes it is +1 +2. So neither it is in lowest oxidation state nor it is in highest oxidation state. Therefore these all the three molecules can act as ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि जो भी चीज अपनी हाईएस्ट या लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं है, दे कैन एक्ट एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट, है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 की बात करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करेंगे। द पेयर नॉट करेक्टली मैच्ड इज, आपसे पूछा गया कौन सा पेयर करेक्टली मैच नहीं है, ठीक है ना। तो करेक्टली मैच पेयर बताना है, ठीक है। और इसमें आपको दे रखा है कि आपके पास कौन सा, आपके पास आइसोमेरिज्म कौन सा हो रहा है। तो आप ध्यान से देखें, तो इसने एक मैचिंग कर रखी है ऑप्शन 2 में, ऑप्शन 2 में इसने मैचिंग कर रखी है CrH2O होल 6 Cl3, एंड नेक्स्ट इसने दे रखा है CrH2O whole 5 Cl2.H2. This is the compound that it is given. और ये बोल रहा है कि इन दोनों में लिंकेज आइसोमेरिज्म है। कैसा आइसोमेरिज्म है, लिंकेज। अब ध्यान रखिए कि लिंकेज आइसोमेरिज्म इज दैट अ लिगेंड कैन डोनेट बाय 2 डिफरेंट सेंटर्स। आपके पास डोनेशन सेंटर्स दूसरे दो हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास NO2 है तो here it is donated by nitrogen, एंड अगर मैं ONO लिख दूं तो इट इज डोनेटेड बाय ऑक्सीजन। तो आपको डिपेंड करता है आप कौन से एटम से डोनेट कर रहे हो, ठीक है ना। तो दैट इज कॉल्ड लिंकेज आइसोमेरिज्म। अब इसमें देखिएगा इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें कॉम्प्लेक्स के अंदर और बाहर से मॉलिक्यूल ट्रांसफर कर रहा है। यहां पर H2 था, H2 बाहर चला गया, Cl अंदर आ गया। तो ऐसी आइसोमेरिज्म को हम लिंकेज आइसोमेरिज्म नहीं बोल सकते, व्हिच मींस ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है ना। लिंकेज आइसोमेरिज्म का मतलब है कि उसका डोनर एटम डिफरेंट होना चाहिए। लिगेंड सेम है NO2 बट इसमें डोनर एटम नाइट्रोजन, इसमें डोनर एटम ऑक्सीजन, दैट इज लिंकेज आइसोमेरिज्म। यहां पर लिंकेज आइसोमेरिज्म नहीं फॉलो हो रहा है ना। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 की बात करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आयनिक हाइड्राइड। आपसे पूछा गया कौन सा आयनिक हाइड्राइड है ना। आयनिक हाइड्राइड कौन सा है ये पूछा गया आपसे। तो BeH2, MgH2, NaH2, NaH, NH3. These are the option first, second, third, fourth. अब ध्यान रखिए NaH cannot be ionic hydride because इन दोनों के इलेक्ट्रोनेगेटिव में इतना डिफरेंस नहीं है, ठीक है। NaH cannot be ionic hydride, that is simple. Now अब आती है बात Na, क्योंकि दोनों ही नॉन मेटल्स हैं। अब ये आते हैं सारे मेटल्स हैं। अब ध्यान से देखिए कि बेरिलियम पे चार्ज कितना है, +2, मैग्नीशियम पे चार्ज कितना है, +2, इस पे चार्ज कितना है, +1। अगर +2 चार्ज है तो उसकी पोलराइजिंग एबिलिटी देखिए, कैटायन आपके पास है, आपके पास एनायन है ना। अब कैटायन क्या करेगा, क्या कैटायन इलेक्ट्रॉन खींच सकता है, बिल्कुल खींचेगा, ठीक है, ठीक है। और अगर इसने खींच लिया तो इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ जाएगा, और कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ गया तो
आयनिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, समझिए इस बात को कि आपके पास अगर ये ज्यादा हो गया, इस पे कैटायन पे चार्ज ज्यादा हो गया तो पुलिंग पावर क्या हो जाएगी, ज्यादा, है ना, पुल करने की एबिलिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा। और अगर पुल करने की एबिलिटी ज्यादा होगी तो उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ जाएगा, और कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ जाएगा व्हिच मींस आयनिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, कम। अब इन दोनों पे देखिए तो चार्ज सबसे ज्यादा है कि नहीं, अगर चार्ज ज्यादा है तो इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा, और इसमें चार्ज कम है तो इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर होगा कम, आयनिक कैरेक्टर होगा ज्यादा। दिस इज एन आयनिक हाइड्राइड, NaH इज अ आयनिक हाइड्राइड, ठीक है ना। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, फजान रूल क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपके पास आता है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करेंगे। गुड, ठीक क्वेश्चन है, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। आपसे पूछा गया है कि आपको स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट बताना है इन कंपाउंड्स का, Fe F6 3 माइनस, V H2O 6 2 प्लस, एंड Fe H2O 6 2 प्लस, ठीक है। और आपसे पूछा गया है कि आपको इनका क्या बताना है, आपको बताना है इनका मैग्नेटिक मोमेंट, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। अब स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट के लिए आपको क्या निकालना है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो आप ध्यान से देखिए तो इसमें कितने अनपेयर्ड, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये होता है 3d6 4s2, ठीक है ना, 3d6, Fe is 3d6 4s2, ठीक है, V is 3d3 4s2 and Fe is 3d6 again 3d6 4s2। अब आप देखिए कि इसमें कौन सा कितना चार्ज, इसमें चार्ज कितना है +3। आप ध्यान देखेंगे F कितना लगता है -6 -3, तो इसमें कितना हो जाएगा +3, ठीक है। तो +3 हो गया, बीच में 3 इलेक्ट्रॉन डाल लीजिए, 3 इलेक्ट्रॉन मतलब दिस विल बी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Fe3+ की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी हो जाएगी 3d5, ठीक है। इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन डाल लीजिए तो V2+ की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी हो जाएगी, क्योंकि H2O इज अ न्यूट्रल लिगेंड, तो V2+ की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 3d3 एंड अगेन Fe2+, इधर क्या होगा Fe2+, Fe2+ की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 3d6, ठीक है। अब आपसे पूछा गया कि कैसे बताएंगे, तो ध्यान रखिए इसमें वीक फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड, तो पेयरिंग तो हो नहीं सकती। अगर पेयरिंग नहीं हो रही है तो इसमें 5 के 5 अनपेयर्ड रहेंगे, व्हिच मींस इसका अप्रोक्सीमेटली 5.9 के आसपास, 5.8 5.9 के आसपास इसका मैग्नेटिक मोमेंट आएगा। इसमें कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 3, तो इसका 3.8 के आसपास आएगा। और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, ध्यान से देखिए तो इसमें 4 अनपेयर्ड होंगे, 6 तो लिखे हैं लेकिन क्योंकि डी में 5 ही ऑर्बिटल होते हैं तो इसमें 4 ऑर्बिटल के 4 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे अनपेयर्ड, और 4 अनपेयर्ड होंगे तो क्या आंसर क्या आ जाएगा 4.8 के आसपास। जब हम बोहर मैग्नेट्रॉन की बात करते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट की बात करते हैं, तो सबसे ज्यादा किसका होगा FeF6 का, उसका किसका होगा FeH2O6 का, उसका किसका होगा VH2O6 का, ठीक है। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है कि बेयर्स प्रोसेस इज यूज्ड फॉर प्यूरिफिकेशन को, क्वेश्चन नंबर 27 क्वेश्चन है आपके पास कि बेयर्स मेथड कौन से किसके प्यूरिफिकेशन के लिए बॉक्साइट में, बेयर्स प्रोसेस इज यूज्ड फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट कंटेन मेजर इंप्योरिटी। बॉक्साइट की कौन सी मेजर इंप्योरिटी को हटाने के लिए बेयर्स प्रोसेस यूज करते हैं, ठीक है। अब बेयर्स प्रोसेस को आपको ये पता होना चाहिए कि बेयर्स प्रोसेस में हम यूज करते हैं NaOH, है ना, एंड NaOH इज अ बेस, NaOH इज अ बेस, और ये Al2O3 बॉक्साइट इज Al2O3, तो Al2O3 को सोल्यूबल करने में क्या करता है, मदद करता है। अब अगर मेरे को इंप्योरिटी हटानी है तो मेरे को वो इंप्योरिटी ऐसी लेनी पड़ेगी जो इसमें सॉल्युबल नहीं है, व्हिच मींस वो इंप्योरिटी क्या होनी चाहिए, वो इंप्योरिटी होनी चाहिए बेसिक इंप्योरिटी। अब अगर सिलिका की बात करें तो सिलिका इज एन एसिडिक इंप्योरिटी, और अगर उसके लिए मैंने NaH यूज किया वो इसमें डिसॉल्व हो जाएगा। Al2O3 भी इस सॉल्यूशन में है, NaH भी सॉल्यूशन में है, ठीक है, और SiO2 भी सॉल्यूशन में है, तो वो चीज पॉसिबल नहीं है। तो आंसर होगा इसका हेमेटाइट। हेमेटाइट क्यों आंसर होगा, क्योंकि हेमेटाइट इज Fe2O3, हेमेटाइट इज Fe2O3, एंड Fe2O3 का मतलब क्या है, दिस इज अ बेसिक इंप्योरिटी। कैसी इंप्योरिटी है, बेसिक, और बेसिक इंप्योरिटी बेस में सॉल्युबल नहीं होगी, बेस रिएक्ट करते ही नहीं है, तो ये इसमें सॉल्युबल होगी नहीं, व्हिच मींस ये प्रेसिपिटेट की फॉर्म में रहेगी या पार्टिकल्स की फॉर्म में रहेगी, और इनको सेपरेट करना क्या हो जाएगा, आसान, क्योंकि Al2O3 तो मिक्स हो गया, और अगर Al2O3 मिक्स हो गया और ये मिक्स नहीं हुआ तो ये तो आसानी से आप उसको सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 क्वेश्चन नंबर 31 की बात करेंगे हम, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 31 की बात करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 में है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच, आपसे पूछा है कौन सा करेक्टली मैच्ड है, ठीक है। और इसमें हम ऑप्शन नंबर 2 की बात करते हैं। पहला है आपके पास ऑप्शन नंबर 2, इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली, आपसे करेक्टली मैच पूछा गया, ठीक है, इनकरेक्टली करेक्टली मैच पूछा गया। देख लेते हैं इसमें क्या क्या है आपके पास। पहला ऑप्शन आपके पास FeCN6 4 माइनस,
एंड FeCN6 3-, ठीक है। और आपसे पूछा गया कि क्या बनाएगा, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनाएगा, ऑक्टाहेड्रल बनाएगा विद D2sp3। D2sp3 होना चाहिए और कैसा होना चाहिए, ऑक्टाहेड्रल होना चाहिए। दो चीज बात करी गई है इसमें, है ना। अब ध्यान से समझने की कोशिश करेगा कि इसमें होगा D6, दिस इज D6, ठीक है, दिस इज D5, सॉरी दिस इज D5 एंड दिस इज D6 और विद अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो जब भी D5 और D6 के साथ हम स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड यूज करते हैं, D5 और D6 के साथ क्या यूज करेंगे हम, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के साथ वो हमेशा D2sp3 बनाते हैं, है ना। क्या बनाते हैं, D2sp3, क्योंकि इसमें क्या हो जाती है, D6 अगर देखेंगे तो पेयरिंग कर देंगे। अगर हम इसको देखें तो D6 की क्या हो जाएगी, पेयरिंग हो जाएगी, है ना। और D5 की देखें तो D5 की भी क्या हो जाएगी, पेयरिंग हो जाएगी। This will be pairing। तो आपके पास इनर ऑर्बिटल्स क्या हो गए, खाली छूट गए। क्योंकि इनर ऑर्बिटल्स खाली छूट गए तो आप आसानी से क्या कर सकते हो, उसमें D2sp3 बना सकते हो। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स एंड D2sp3 पहला ही ऑप्शन आपको क्या हो जाता है, सही हो जाता है, ठीक है ना। पहला ऑप्शन क्या हो जाता है, सही, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 36 पे। क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं, ठीक है ना। और क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 36 में आपसे पूछा गया है कि H4P4O12 एंड H3P3O9 में क्या चीज सेम है। तो स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं हम। H4P, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा आपके पास स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो क्या है ये H4P4O12। ध्यान से देख लीजिए, P कितने हैं, 1 2 3 4 P है। ऑक्सीजन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन आपके पास 4 है। और नेक्स्ट आपके पास H3P3O9। H3P3O9 का स्ट्रक्चर बनाना है आपको। H3P3O9 का स्ट्रक्चर होगा कुछ इस तरह से। H3P3O9। और अब आपसे पूछा गया कि इसमें क्या चीज सेम है। तो इसमें बोला है नंबर ऑफ पीओपी बॉन्ड्स आर सेम। क्या नंबर ऑफ पीओपी बॉन्ड सेम है, नहीं। इसमें 4 पीओपी बॉन्ड है, इसमें 3 पीओपी बॉन्ड है, तो नंबर ऑफ पीओपी बॉन्ड सेम नहीं हो सकता। नंबर नेक्स्ट पूछेगा नंबर ऑफ पीओएच बॉन्ड। पीओएच बॉन्ड सेम है क्या, इसमें 4 पीओएच बॉन्ड है, इसमें 3 पीओएच बॉन्ड, अगेन सेम नहीं हो सकता। नंबर ऑफ पी डबल बॉन्ड ओ सेम है क्या, नंबर ऑफ पी डबल बॉन्ड ओ से नहीं। इसमें 4 पी डबल बॉन्ड है, इसमें 3 बॉन्ड। तो और लास्ट ऑप्शन नॉट दिस, तो आंसर क्या होगा, नॉट दिस। तो कोई भी ऑप्शन इसमें सही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करेंगे हम, लास्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 41 में आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन 41 में पूछा गया कि आपके पास Xe reacts with F2 at around 573 Kelvin at 60 to 78 bar pressure और A कंपाउंड बनता है। तो ये कंपाउंड क्या है, 1:20 के रेशियो में ले रहे हैं उसको, है ना। 1:20 के रेशियो में ले रहे हैं और A कंपाउंड बनता है। तो ध्यान रखिए इस समय जो A कंपाउंड बनेगा वो बनेगा XeF6। इतने हाई प्रेशर पे सिर्फ एक ही कंपाउंड बनता है, वो क्या बनता है, XeF6। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 इसमें है, वो सही हो जाएगा, है ना, ठीक है। तो ये आपका 41 क्वेश्चन है। इसलिए लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। इनऑर्गेनिक का पेपर आसान था, ठीक है। थोड़ा सा आपको लॉजिकली सोचने का, कभी बीच में कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाएंगे जहां पर थोड़ा सा आपको थोड़ा सा डिटेल में जाना पड़ेगा। बट बेटा 4 नंबर के लिए आप डिटेल में जा सकते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा डिटेल में 4 नंबर आने के, तो ऐसा तो होगा नहीं कि आप बस स्पून से निकालें और आंसर आ जाए, ठीक है। तो इतना आसान तो नहीं होगा, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन के लिए आपको थोड़ा सा डिटेल में जाना पड़ेगा। बट उन 4 नंबर को पाने के लिए वो एक आधे सेकंड का या 1 मिनट का आप टाइम ले सकते हैं और आराम से 4 नंबर पा सकते हैं। तो पेपर आसान था। पेपर जितने भी हैं वो आसान ही आएंगे, ठीक है। लेकिन बस आपको थोड़ा सा लॉजिकली सोचना है। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिए कि इनऑर्गेनिक का पेपर ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आएगा। बस थोड़ा सा लॉजिकली सोचिए और आसानी से, अगर 15 क्वेश्चन आते हैं तो आई कैन बेट आप आसानी से 14 क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं, ठीक है ना, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट एफएसटी के साथ। हेलो एवरीवन, तो आज एफएसटी 7 के प्रॉब्लम डिस्कशन में हम आपका स्वागत करते हैं। और इसमें आप देखो कि जितने भी प्रश्न थे काफ़ी आसान थे, काफ़ी इजी प्रश्न थे और कुछ कॉन्सेप्ट्स काफ़ी रिपीटेड किए गए।
नाउ कमिंग टू इस पार्टिकुलर वीडियो लेक्चर में हम फिजिकल और ऑर्गेनिक के प्रॉब्लम सॉल्यूशन देखें, ठीक है। और बाकी के जो आपके इनऑर्गेनिक के सॉल्यूशंस हैं वो आपको सोनल सर अगले वीडियो में दिखाएंगे, ठीक है। सो नाउ लेट अस कंटिन्यू विद क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज फ्रॉम ऑर्गेनिक। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैज 2 डिफरेंट कार्बन कार्बन बॉन्ड्स, ठीक है। बॉन्ड लेंथ क्या क्या है, अलग अलग होने चाहिए। आपके पास 4 ऑप्शंस गिवन हैं। तो सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज प्रॉब्लम नंबर 3, दिस इज प्रॉब्लम नंबर 3। ओके, सो प्रॉब्लम नंबर 3 में क्या है कि आपके क्या है 4 डिफरेंट कंपाउंड्स है। एक पहला तो क्या है बेंजीन। ओके, सो बेंजीन में आप बेंजीन को ऐसे दिखाते हो, उसका दूसरा केकुलर स्ट्रक्चर हम बनाते हैं, ठीक है। तो दूसरा केकुलर स्ट्रक्चर बनाते हैं तो बोलते हैं ये बॉन्ड यहाँ आ जाता है, ये बॉन्ड यहाँ आ जाता है, यानी कि रेजोनेंस हो जाता है। यानी कि हर कार्बन के पास पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, यानी कि सारा कार्बन जितने भी 6 कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, 6 प्रकार के कार्बन कार्बन बॉन्ड्स बन रहे हैं, वो सिंगल बॉन्ड नहीं होते हैं, वो डबल बॉन्ड नहीं होते हैं, वो बीच में होते हैं। यानी कि जितने भी 6 कार्बन कार्बन बॉन्ड्स हैं वो क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, सेम होते हैं, उनका बॉन्ड लेंथ सेम होता है, ठीक है। तो रेजोनेंस की बात हो जाती है, इसीलिए ये क्या होता है, सारे कार्बन कार्बन बॉन्ड सेम हो जाते हैं। किसमें, बेंजीन में। अब आपके पास क्या है, कॉट है। कॉट क्या है, कॉट आपका कॉट का जो ये स्ट्रक्चर्स गिवन है वो जनरली इस रूप में भी दिखता है, टब स्ट्रक्चर में। मैं टब स्ट्रक्चर बना दूं, ओके। टब स्ट्रक्चर, यहाँ बॉन्ड, यहाँ बॉन्ड, यहाँ बॉन्ड, यहाँ बॉन्ड, ओके। सो अगर आप देखो तो इस टब स्ट्रक्चर के कारण आपको क्या समझ में आएगा कि यहाँ पर रेजोनेंस नहीं हो रहा, ठीक है। ये बहुत बार रिपीटेड किया जाता है, आपके लेक्चर्स में भी इसको रिपीट किया गया होगा। ये जो कॉट है ये क्या करता है, रेजोनेंस नहीं कर पाता है, ठीक है। वो रेजोनेंस नहीं कर पाता। ये जो इवन दो इसके डबल बॉन्ड्स, यहाँ के डबल बॉन्ड्स क्या कंजुगेटेड हैं, फिर भी क्या रेजोनेंस नहीं कर पाता है। तो दिस इज डबल बॉन्ड, दिस इज सिंगल बॉन्ड। तो ये बॉन्ड लेंथ, ये कार्बन कार्बन क्या होगा, डबल बॉन्ड मतलब छोटा, और दिस इज सिंगल बॉन्ड, तो ये क्या होगा, बॉन्ड लेंथ बड़ा हो जाएगा। यानी कि इसका बॉन्ड लेंथ एंड दिस बॉन्ड लेंथ डिफरेंट, करेक्ट। दोनों बॉन्ड लेंथ अलग अलग हैं। आपको ऑप्शन बी क्या है, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ्स आर डिफरेंट। If you see option number 3, again resonance, again aromatic compound, उसमें क्या हो जा रहा है कि रेजोनेंस के कारण क्या हो जा रहा है, इसमें भी आपका रेजोनेंस के कारण क्या हो जा रहा है, दिस इज एरोमेटिक कंपाउंड। रेजोनेंस के कारण इसका जो तीनों बॉन्ड लेंथ है वो क्या हो जाएगा, सबके पास पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। तो सारे बॉन्ड क्या हो जाएंगे, सेम ही हो जाएंगे, उसका बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। इफ यू सी द ऑप्शन नंबर 4, वी हैव ऑप्शन 4 CH डबल बॉन्ड CH2, ओके। सो दिस इज कार्बोकेटायन गिवन है। अब ये जो एल्काइलिक कार्बोकेटायन है, यहाँ पे रेजोनेंस हो के ये बॉन्ड यहाँ आ सकता है, एंड यू कैन फॉर्म व्हाट इट इज लाइक दिस CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ओके, एंड पॉजिटिव चार्ज। यानी कि अगेन ये दोनों बॉन्ड क्या है, इन दोनों के पास पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया। इसको आप ऐसे भी लिखते हो CH2 CH2 एंड, ठीक है। और यहाँ पे हाफ पॉजिटिव यहाँ डाल दो, हाफ पॉजिटिव यहाँ डाल दो, ओके। तो क्या हो रहा है कि दोनों बॉन्ड के पास पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया है, तो दोनों बॉन्ड सेम हो जाएंगे। तो यही एक ऐसा बंदा है जिसके जो डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, पर रेजोनेंस नहीं होने के कारण दोनों अलग अलग हैं, डिस्क्रीट हैं, दोनों अलग अलग हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है, दोनों का बॉन्ड लेंथ अलग अलग हो जाए, ठीक। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 क्या बोल रहा है, which of the following species positive charge is not involved in resonance, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज आपके रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है। ऑप्शन 1 सिंपल सी बात है, रेजोनेंस में आराम से होता है, ये तो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी के लिए हेल्प करता है आपका रेजोनेंस। ऑप्शन 1 देखेंगे तो ऑप्शन 2 में क्या है, ये अगेन कंजुगेटेड सिस्टम है। लेट अस सी ऑप्शन 2। सो दिस इज CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH CH, ओके। तो ये जो कार्बोकेटायन है ये क्या करता है, रेजोनेंस कर सकता है। यहाँ पे रेजोनेंस पॉसिबल है क्योंकि कंजुगेटेड सिस्टम है, रेजोनेंस पॉसिबल है। रेजोनेंस के लिए क्या होना चाहिए, आपके पास क्या होना चाहिए, कंजुगेटेड सिस्टम होना चाहिए, पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए ताकि वो मूव कर सके। और ये भी ध्यान रखना होता है कि आप नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने बना रहे हो, वो थोड़ा सा इसका ध्यान रखना है।
मतलब कि अगर कार्बन है मैक्सिमम बॉन्ड कितना बना सकता है 4। अगर आप कार्बन को 5 बॉन्ड बनवाने लग गए तो दिक्कत है। नाइट्रोजन कितना मैक्सिमम बॉन्ड बना सकता है 4। अगर आप नाइट्रोजन 5 बॉन्ड बनाने लग गया तो ये तो प्रॉब्लम वाली बात है, ठीक है। रेजोनेंस करवाना है, अगर आपके पास पाई इलेक्ट्रॉन्स है, कंजुगेटेड सिस्टम है और नाइट्रोजन के 5 बॉन्ड बनाने लग गए तो ये पॉसिबल नहीं है। नाइट्रोजन कैन नॉट फॉर्म 5 बॉन्ड्स। ओके, तो यही बात हो रही है अगले ऑप्शन में। अगले ऑप्शन में क्या हो गया आपके पास, क्या है, दिस इज बेंजीन एंड दिस इज ऑलरेडी NH3। सो नाइट्रोजन ऑलरेडी 1 2 3 एंड 4 बॉन्ड्स बना रखा है। अब रेजोनेंस के लिए क्या पॉसिबिलिटीज है, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स आए और यहाँ पे आके आ जाए, ठीक है। यानी कि जो इसका जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर होगा, जो इसके बाद बनेगा, कुछ ऐसा दिखना चाहिए। डबल बॉन्ड NH3। ओके, सो दिस इज पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आएगा। तो हम क्या बोलेंगे कि पॉजिटिव चार्ज डिस्पर्स कर गया, बट आप NH3 एक डबल बॉन्ड नाइट्रोजन नहीं बना सकते हैं। नाइट्रोजन कैन नॉट फॉर्म 5 बॉन्ड्स, ठीक है। दैट इज द बेसिक एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्डिंग। तो वहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि ये जो स्ट्रक्चर पॉसिबल ही नहीं है, आप यहाँ पे ये बना ही नहीं सकते हो। तो आपका जो ऑप्शन 3 है, यहाँ पे क्या हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज है, रेजोनेंस में नहीं जा पा रहा है क्योंकि यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में क्या है आपके पास, दिया हुआ है Ag प्लस Ag टू Ag प्लस 0.1 मोलैरिटी एंड Ag प्लस टू Ag 1 मोलैरिटी। सो आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, E नॉट ऑफ द सेल इज इक्वल टू क्या होगा, 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो नेट रिएक्शन क्या हो जा रहा है, वो 0 हो जा रहा है। एक रिएक्शन में Ag टू Ag प्लस जा रहा है एंड दूसरा रिएक्शन Ag प्लस टू Ag जा रहा है, ठीक है। तो नेट रिएक्शन क्या 0 हो जा रहा है। यहाँ पे आप E नॉट आपका मैथमेटिकली आपका 0 हो जा रहा है, ठीक है। E नॉट मैथमेटिकली आपका 0 हो जा रहा है। So what is E of cell? E of cell is equal to E naught minus 0.059 by number of electrons n into log of k, करेक्ट। ये लिखते हैं, log of k लिखते हैं। So अब हम इसकी वैल्यू डाल लें, तो दिस इज कमिंग टू बी 0, अभी पता चला हमें। दैन 0.059 डिवाइड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर क्या है, Ag से Ag प्लस 1 इलेक्ट्रॉन या Ag प्लस से Ag अगेन 1 इलेक्ट्रॉन। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर क्या हो रहा है, एक ही हो रहा है। लॉग ऑफ के डालें, लॉग ऑफ के क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ के क्या होगा 0.1 डिवाइड बाई 1 मोलैरिटी। ओके, सो दिस इज 10 टू द पावर माइनस 1, 10 टू द पावर माइनस 1। सो लॉग 10 टू द पावर माइनस 1 क्या हो जाएगा, वैल्यू इज -1। सो दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ 0.059 बाई 1 इंटू -1। सो दिस इज 0.059 वोल्ट, करेक्ट। सो 0.059 वोल्ट इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डी आइसोमर। व्हाट इज डी आइसोमर, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। व्हाट इज एल, लेवो रोटेटरी, ठीक है। तो आपको डी आइसोमर फाइंड आउट करने का सबसे सिंपल तरीका है कि आप फाइंड आउट कीजिए कौन सा आपका कार्बोनिल ग्रुप है, ठीक है। कार्बोनिल ग्रुप के पास जाइए और उससे जो फार्देस्ट, जो सबसे दूर वाला है, जो सबसे दूर वाला एसिमेट्रिक कार्बन है, अब उसके पास जाके देखिए, राइट मीन्स डी, लेफ्ट मीन्स आपका एल, करेक्ट। सो सबसे पहले लेट अस अज्यूम CHO, पहला ऑप्शन ले लिया हमने, CHO OH H एंड दिस इज H। ओके, मैंने क्या बोला, कार्बोनिल कंपाउंड से सबसे दूर वाला एसिमेट्रिक कार्बन। तो इसके न दूर गए हम, इस कार्बन के पास पहुंचे, देखा क्या ये एसिमेट्रिक कार्बन है, नहीं, क्योंकि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं, यानी कि 2 सेम ग्रुप जुड़ा है। सो दिस इज नॉट द एसिमेट्रिक कार्बन। तो यहाँ पे आप LND की बात ही नहीं कर पाओगे, ठीक है। अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे। सो अगर दिस इज CHO देन व्हाट इट इज, OH हियर, हाइड्रोजन हियर, OH here and CH2O। नाउ अब वही चीज अपना है, CHO से सबसे दूर वाले एसिमेट्रिक कार्बन, इसकी बात नहीं कर सकते, इसकी बात करेंगे। ये सबसे दूर वाला एसिमेट्रिक कार्बन है, ठीक है। तो क्योंकि CH2O इज नॉट एसिमेट्रिक कार्बन। अब इसकी बात करें तो मैंने बोला कि आपका OH होना चाहिए आपके राइट हैंड साइड, तो वो हो जाएगा D। अगर OH हो गया लेफ्ट हैंड साइड तो वो हो जाएगा आपका L। तो OH क्या है आपके लेफ्ट हैंड साइड में है। व्हाट इज दिस, दिस इज योर L कॉन्फ़िगरेशन, नॉट D। ओके, नाउ कमिंग टू ऑप्शन नंबर C। अगर आप C देखो तो CH2OH ऊपर डाल रखा है, CHO नीचे डाल रखा है।
तो हमें क्या है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। हम इसको अपने फॉर्म में लाएंगे, हम इसको रोटेट कर देंगे 180 डिग्री रोटेट करके मैं लिख रहा हूँ। तो CHO फिर से ऊपर आ गया, ठीक है, CHO फिर से ऊपर आ गया, दोनों OH आपके लेफ्ट हैंड साइड आ गए हैं, हाइड्रोजन राइट हैंड साइड आ गया, एंड दिस इज CH2। ओके, सो दिस इज ऑप्शन नंबर 3 आई हैव रिटन। ऑप्शन नंबर 3 मैंने लिखा है। अगेन CHO से सबसे दूर वाला एसिमेट्रिक कार्बन यहाँ पहुँच गया। यहाँ पे आपका OH होना चाहिए था राइट हैंड साइड, पर OH है आपका लेफ्ट हैंड साइड। दिस इज अगेन नॉट आवर करेक्ट आंसर, दिस इज अगेन एल आइसोमर। नाउ दैट इज द फोर्थ वन इज द करेक्ट वन, सो लेट अस राइट फोर्थ वन। CHO लिखा, देन वी हैव OH here, okay, then we have H here, then we have okay hydrogen here and OH here। अगेन इस CHO से आप क्या कीजिए, सबसे दूर वाले एसिमेट्रिक कार्बन के पास बढ़िए। तो ये दिस इज नॉट योर एसिमेट्रिक कार्बन, क्योंकि दो H जुड़े हैं, सो दिस इज योर एसिमेट्रिक कार्बन। तो यहाँ पे हमने देखा क्या हमारा OH अपने राइट हैंड साइड में है, यस, सो दिस इज योर करेक्ट। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आपका जो है D मीन्स राइट हैंड साइड होना चाहिए एंड L का मतलब होना चाहिए लेफ्ट हैंड साइड। आपको कौन सा OH। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 9। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन इज इनकरेक्टली रिटन। FC रिएक्शन या फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन के लिए क्या होना चाहिए, जो आपका फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन के लिए क्या होना चाहिए, ये कोई है FCR और FCA, FCR एंड FCA, उसके लिए क्या होना चाहिए, आपके पास कार्बोकेटायन की जनरेशन करते हैं। तो पहले वाले में क्या है CH3Cl, सो CH3 पॉजिटिव, सो CH3 पॉजिटिव जनरेट करना कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको जनरेट कर सकते हैं। नाउ ऑप्शन 2 में क्या है हमारे पास, प्रोपाइल क्लोराइड है। तो उसमें क्या है, प्रोपाइल क्लोराइड में क्या हो सकता है, कार्बोकेटायन जनरेट हो सकता है। पर द मोमेंट यू कम टू ऑप्शन नंबर 3 यू विल सी वी हैव CH2CHCl, सो दिस इज वाइनाइल क्लोराइड। सो वाइनाइल क्लोराइड जब आपका ये बनाएगा, कार्बोकेटायन बनाएगा, तो दिस इज वेरी अनस्टेबल। आपको पता है ये sp2 कार्बन है, इसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरेक्टर होती है, खींचता है इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ, तो यहाँ पे पॉजिटिव कैरेक्टर को और बढ़ा देगा। तो ये जो कार्बोकेटायन बनता है ये बहुत ही अनस्टेबल होता है, ठीक है, तो ये आपका बन ही नहीं पाएगा। तो रिएक्शन क्या है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाएगा। तो आपका C जो ऑप्शन है वो क्या है, पॉसिबल नहीं, ठीक है। नाउ कमिंग टू ऑप्शन नंबर 10, दिस इज 9, दिस इज 10 क्या बोल रहा है कि KMnO4 का रिएक्शन करवा रहे हैं, और ये जो पार्टिकुलर रिएक्शन है आप लोग अपने लैब में करते हो, ठीक है, 12th क्लास के लैब में आप लोग इसी को करते हो। उसमें क्या करते हैं हम लोग, फेरस का यूज़ करते हैं और उसको फेरिक ग्रुप में बदलते हैं, करेक्ट। हम लोग क्या करते हैं, ब्यूरेट में क्या लेते हैं, ब्यूरेट में लेते हैं KMnO4 सॉल्यूशन, करेक्ट, और नीचे में आपके क्या लेते हैं FeSO4 सॉल्यूशन लिए रखते हैं। अब क्या होता है कि जब जैसे आप क्या बोलते हैं, एक ड्रॉप डाला, जब पहला ड्रॉप आएगा तो कलर से कलरलेस जाने में टाइम लेगा। व्हाट इज कलर से कलरलेस, कि MnO4 नेगेटिव से Mn+2 जा रहा है, करेक्ट। तो जो समय लिया, क्यों समय लिया, क्योंकि उस वक्त कुछ नहीं था, पहला जो रिएक्शन हुआ KMnO4, दिस इज द रिएक्शन MnO4 -2 Mn+2, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन फर्स्ट में बहुत ही समय लेता है, ठीक है। अब क्या है कि मान लीजिए दूसरा ड्रॉप आया, तो दिस Mn+2 पहले से वहाँ प्रेजेंट है, और Mn+2 क्या है, एक आपका कैटालाइसिस है, ठीक है, ये एक अच्छा कैटालाइसिस है। तो जैसे ही आप वो दूसरा ड्रॉप रिएक्शन करने के लिए आया, Mn+2 क्या करेगा, अब ये कैटालाइसिस का काम करेगा। कौन सा Mn+2, जो पहले से आ चुका है, ठीक है। तो अब जो कलर जो आपका डीकलराइज होगा वो थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा, और जैसे जैसे प्रोसेस बढ़ता जाएगा, हमारे पास Mn+2 की संख्या बढ़ गई है सॉल्यूशन में, तो ये क्या करेगा, कैटालाइसिस और तेजी से करेगा, यानी इसको बोलते हैं ऑटो कैटालाइसिस। ऑटो कैटालाइसिस क्यों, क्योंकि इसी का बंदा आया है और इसने ही कैटालाइसिस करना शुरू कर दिया है, सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑटो कैटालाइसिस। तो अगर आप रिएक्शन करोगे भी, अगर आप लैब में गए हो तो उसका ध्यान रखिएगा कि पहला ड्रॉप दूसरा ड्रॉप क्या होगा, वो कलर खत्म होने में या कलरलेस बनने में थोड़ा सा समय लेगा। पर जैसे ही आपने लेटेस्ट 1 ml डाल दिया है, तो 2 ml 3 ml डालिएगा तो तुरंत वो डिकलराइज हो जाएगा,
ठीक है, वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये Mn+2 है, वो उसको ऑटो कैटालिसिस प्रोसेस शुरू कर देता है। ठीक है, सो द ऑटो कैटालिसिस इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ कमिंग टू 11 आई थिंक 12 13 क्या बोल रहा है कि आपका बेंजीन है, CuHCl के साथ रिएक्शन कर रहा है। Cu बेंजीन है और आप रिएक्शन करवा रहे हो Cu and HCl। ठीक, तो दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट रिएक्शन। ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट रिएक्शन फॉर CHO ग्रुप ऐड करना कहाँ पे? बेंजीन रिंग में। ठीक है, सो दिस रिएक्शन इज वन ऑफ द डिफाइंड फॉर्म गेटरमैन रिएक्शन। गेटरमैन रिएक्शन में क्या होता है? यू टेक HCl हियर एंड HCl। ठीक है, यहाँ पे आप HCl एंड HCl लेते हो। ठीक है, बट दिस इज द डिफाइंड फॉर्म ऑफ गेटरमैन रिएक्शन एंड वी से इसको बोलते हैं गेटरमैन कॉच रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? गेटरमैन कॉच रिएक्शन बोलते हैं। जो गेटरमैन कॉच रिएक्शन होता है उसमें क्या होता है? HCl के साथ HCl नहीं लेते हैं, HCl के साथ CO लेते हैं। राइट, सो दिस इज द डिफाइंड वर्जन ऑफ गेटरमैन रिएक्शन और इसका नाम पड़ गया गेटरमैन कॉच रिएक्शन। गेटरमैन कॉच रिएक्शन में क्या होता है? HCl के जगह पे CO लेते हैं एंड HCl लेते हैं और ये AlCl3। ठीक है, इसका काम होता है एल्डिहाइड ग्रुप का एडिशन। कहाँ पे? एल्डिहाइड ग्रुप आके यहाँ पे जुड़ेगा, दिस इज CHO। ओके, सो आपका बेंजल्डिहाइड आपका बन के आता है। ठीक है, तो ये क्या है? गेटरमैन कॉच रिएक्शन है, एल्डिहाइड का सिंथेसिस के लिए इसका यूज हम लोग करते हैं। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 से आप लोग देखेंगे 14 में क्या हो रहा है? आपके पास कीटोन ग्रुप है, कीटोन ग्रुप को गायब करना है। ठीक है, तो कीटोन ग्रुप को गायब करना है, दिस इज 14। ओके, सो दिस इज द कीटोन वी हैव CH3 here। ओके, सो जब आप इसको गायब करोगे तो सबसे बेस्ट हमारे पास जिंक अमालगम का यूज करते हैं और सीधा वो गायब कर देते हैं। तो ये बार बार हमारे आपके FST 10 में भी दिखा था, FST 12 में भी दिखा था। तो इसका जिंक अमालगम का यूज करने के लिए तो ऑप्शन नंबर 1 क्या है? जिंक अमालगम एंड HCl, जिंक ZnHgHCl। तो करेक्ट, ये रिएक्शन देगा, इसको तुरंत ही इसके अल्केन फॉर्म में बदल देगा। HI रेड फास्फोरस, दैट इज आल्सो करेक्ट। थर्ड NH2 आपको पता है, जैसे NH2 यूज करेंगे एंड यहाँ पे आके जुड़ जाएगा और फिर जैसे ही आप उसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे वो क्या करेगा? ये यहाँ से गायब हो जाएगा, तो ये आपका फिर से अल्किन फॉर्म में रह जाएगा। अगर आप सोडियम बोरोहाइड्रेट का यूज करोगे, NaBH4 का लेटेस्ट यूज करते हैं। व्हाट इज NaBH4? ये एक माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है। ये क्या करता है? कीटोन को क्या करेगा? रिड्यूस कर देगा। तो जब ये कीटोन को रिड्यूस करेगा तो यहाँ पे क्या लगाएगा? OH लगाएगा। ठीक है, OH लगा रहे हैं, तो ये क्या है? माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये मैक्सिमम काम यही कर सकता है, यहाँ पे इसको अल्कोहलिक फॉर्म में बदल सकता है। तो ये आपको अल्केन फॉर्म में नहीं बदलेगा, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन आपका नहीं। ठीक है, सो दिस कैन नॉट बी यूज्ड। सो आपका सोडियम बोरोहाइड्रेट यूज नहीं कर सकते। ओके, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 क्या बोल रहा है कि फेनॉल डाइमीराइजेस टू 60% इन द सॉल्वेंट। सो लेट अस राइट फेनॉल, लेटर A इज फेनॉल, 2A क्या करेगा? डाइमराइज करके A2 बना रहा है। दिस इज द एंड वेयर A इज फेनॉल। फेनॉल का मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा? वी हैव C6H6 and O, करेक्ट? दिस इज व्हाट फेनॉल वी हैव। तो कितना हो जाएगा? 72 + 6 + 16। सो दिस इज 6 + 2 8 + 4 देन 7 + 1 8 94, करेक्ट? सो 94 ग्राम इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ फेनॉल। नाउ अब क्या हो रहा है कि 2A क्या है? डाइमराइज कर रहा है। 2A डाइमराइज कर रहा है तो क्या हो जाएगा? लेट अस से 2 मोल है तो 2 × 1 - अल्फा विल गिव यू क्या? अल्फा, करेक्ट। ओके, अब ऐसा बात कर सकते हैं, इनिशियली हमारे पास कितना मॉलिक्यूल है? 2 मॉलिक्यूल है, यहाँ पे 0 मॉलिक्यूल है, करेक्ट। अब इन्होंने बोला 60% क्या कर रहा है? वो डाइमेराइज कर रहा है। तो हमारे पास 60%, 2 का 60% डाइमेराइज कर गया तो बचा कितना? 2 का 60% डाइमेराइज कर गया तो 2 का 60% इज 1.2 खत्म हो गया, बचा हमारे पास 0.8। ये हमारे पास बचा है फेनॉल। ठीक है, अब 2 का 60% डाइमेराइज किया तो बना कितना? अल्फा। तो 1.2 का आधा यानी कि 0.6 बना है।
करेक्ट। ये समझ में आ रहा है, ये पार्टिकुलर स्टेप समझ में आना चाहिए कि एट इक्विलिब्रियम 0.6A2 दैट इज डाइमेराइज्ड फॉर्म एंड 0.8 आपका फिनॉल बचा हुआ है, पर आपने शुरू की थी 2 मॉलिक्यूल्स या 2 मोल्स ऑफ फिनॉल्स। फिर से रिपीट करते हैं, आपने लेटेस्ट एज्यूम आपने एट t इज इक्वल टू 0 पे आपने क्या किया था, 2 मोल्स ऑफ आप फिनॉल के साथ शुरुआत करे थे, तो 2 मोल्स यहाँ था, डाइमेराइज्ड फॉर्म 0 था। अब इस 2 मोल का क्या है, 60% डाइमेराइज कर गया, तो बचा कितना, 2 माइनस 60% ऑफ 2 दैट इज 40% ऑफ 2 बच गया है। व्हाट इज द 40% ऑफ 2? 0.8 दैट इज द लेफ्ट फिनॉल आफ्टर द डाइमेराइजेशन। कितना डाइमेराइज कर गया, 2 बदल जाता है 1 में, तो 2 बदल जाता है 1 में, तो 1.2 कितने में बदलेगा, 0.6 में बदलेगा, ठीक है। 1.2 जो है डाइमेराइज कर रहा है। ओके, सो दिस इज द नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम हम बोल सकते हैं। ओके, नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम। क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज द ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास। तो ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास कैसे हो जाएगा, सो सिंपल है, ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास और नॉर्मल से एवरेज आप बात कर रहे हो, टोटल मास बाय नंबर ऑफ मोल्स। ओके, टोटल मास बाय नंबर ऑफ मोल्स। टोटल मास इज व्हाट, 188। कैसे पता क्या है टोटल मास कितना है, सिंपल सी बात है, ये कि वेसल रिएक्शन है, आपका मास बाहर जा नहीं रहा था, तो आप इनिशियली 2 मोल्स लिए थे, तो ये तो बाद में भी 2 मोल्स ही रहेगा, चाहे डाइमेराइज के, चाहे आधा हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, नंबर जितने ग्राम्स आपने फिनॉल लिया था वो हमेशा उतना ही रहेगा, वो चाहे डाइमेराइज फॉर्म में रहे, चाहे वो अपने फिनॉल के फॉर्म में रहे, ठीक है। तो वो क्या है, आपने इसलिए 2 मोल्स लिया था, दैट इज 188 ग्राम आपने इनिशियली लिया था। दिस इज द टोटल मास इनिशियली टेकन, वो हमेशा यहाँ पे भी रहेगा। आप चाहे तो कैलकुलेट कर सकते हो बड़े आसानी से कि कितने हैं, यहाँ भी कैलकुलेट कर सकते हो, तो आपको 188 ही आना है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम, नंबर ऑफ मोल्स इज 0.8 है इसका एंड 0.6 है उसका, टोटल इज इक्वल टू 0.8 प्लस 0.6, so this is comes to 188 by 1.4, so this comes to be how much, this comes to be डेफिनेटली है, ये कितना होगा, ये आपका आ जा रहा है 134, करेक्ट। सो 134 इज द करेक्ट। ओके, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन 18 क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन प्रोडक्ट इज नॉट अल्केन। सो प्रोडक्ट इज नॉट अल्केन। ओके, ऑप्शन 1 क्या है, CH3 CH2I। ओके, जब आप Na ईथर का यूज करते हो तो क्या होता है, कपलिंग रिएक्शन होता है, कपलिंग रिएक्शन होता है तो क्या बन जाएगा, आपका अल्केन ही बनेगा और डबल नंबर का बनता है, ठीक है। तो यहाँ से ये पार्ट और दूसरा पार्ट आके जुड़ जाएगा, सो दिस इज अगेन अल्केन। नाउ दूसरा क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस क्या होगा, दिस इज ऑल्सो फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, अगेन दिस इज क्या है, C करेक्ट, अगेन ये आपका अल्केन ही बनाएगा। नाउ कमिंग टू ऑप्शन 4, दिस इज डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, COH, दिस इज सोडा लाइम NaOH प्लस COO, दिस इज सोडा लाइम मिक्सचर। ये इसका काम क्या है कि यहाँ जो भी COH ग्रुप है उसको गायब कर दो और उसका अल्केन बना दो, तो आपका CH4 एज अल्केन बन के आ जाएगा। इफ यू सी, आपका CH3COAg है, ये आपका क्या करता है, आपका सिल्वर मिक्सचर है, ये क्या है, आपका ऑर्गेनिक हलाइड बनाने का काम करता है, ठीक है। तो ऑर्गेनिक जितने भी हलाइड हैं इसको इस तरीके से बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका क्या है, CH3COOAg, दिस इज द सिल्वर मिक्सचर, और जब आप इसको Br2 के साथ रिएक्शन करा रहे हो तो क्या बन जाएगा, ये CH3Br बन जाएगा। दिस इज व्हाट, ये इसके ऑर्गेनिक हलाइड बनाने का एक अच्छा तरीका है, करेक्ट। तो ये जो है इसमें आपका अल्केन नहीं बन रहा है। ऑप्शन 18 में जो ऑप्शन 4 18 का जो ऑप्शन 4 है उसमें अल्केन नहीं बन रहा, ठीक है। नाउ कमिंग टू 20 क्या है कि इन द थर्मोडायनेमिक्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज नॉट एन, अंडरलाइन नॉट एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो बड़ा ही सिंपल तरीका है आपको एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी फाइंड आउट करने का।
ठीक है, आप एक डब्बा बना लो, एक डब्बा बना लो, ठीक है, डब्बा बना लो और इसमें प्रॉपर्टी जितनी आपको फाइंड आउट करनी है वो डाल दो। जैसे इसने बोला प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड डेंसिटी, ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर्टीज के अंदर होगी। अगर आपने कोई फिजिकल बाउंड्री बना दी और इनिशियल जो प्रेशर का, इनिशियल टेम्परेचर, इनिशियल वॉल्यूम और इनिशियल डेंसिटी का जो वैल्यू था अगर चेंज कर गया, सो दैट पार्टिकुलर प्रॉपर्टी इज कॉल्ड, दैट पार्टिकुलर प्रॉपर्टी इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, वो चेंज हो जा रहा है, ठीक है। जो प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती है दैट इज द इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ओके। सो इनमें से पूछ रहा है कि कौन सा इंटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं है, तो कौन सा चेंज हो जा रहा है, दैट इज योर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अगर आप यहाँ पे बात करो तो फिजिकल बाउंड्री डालेंगे तो प्रेशर चेंज नहीं करेगा, करेक्ट। मॉलिक्यूल उसी कोलिजन से मारता रहेगा अपने वॉल पे, तो प्रेशर उतना ही लगेगा, तो प्रेशर नहीं चेंज करेगा, ठीक है, प्रेशर चेंज नहीं करेगा, सो पी सेम ही रहेगा। डेंसिटी क्या है, डेंसिटी क्या है, डेंसिटी किस पे डिपेंड करता है, डेंसिटी फिजिकल बाउंड्री पे डिपेंड नहीं करेगा, डेंसिटी भी रिमेन्स सेम, तो रो हमेशा रो हो जाएगा। फिर टेम्परेचर आप रूम के अंदर हो, रूम के बाहर हो तो क्या हो जाएगा, बराबर ही आजकल तो टेम्परेचर बड़ी गर्मी है तो टेम्परेचर हमेशा उतना ही है, तो टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट ही रह गया। पर अगर आप वॉल्यूम की बात करो तो इनिशियली वॉल्यूम V था, आपने बीच में एक लगाया तो अब V/2 हो गया है, अब V/2 हो गया। इसका क्या मतलब है कि वॉल्यूम चेंज कर गया, वॉल्यूम क्या है, चेंज कर गया। तो अगर आप कोई फिजिकल बाउंड्री डालते हो तो वॉल्यूम क्या कर जा रहा है, आपका चेंज कर जा रहा है, तो आपका वॉल्यूम क्या हो गया, एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं, ओके। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन 23 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन 23 सॉल्व करें। सो 23 में क्या है कि हमारे पास गिवन कंपाउंड है, सो अब आप क्या कर रहे हो, KNH2 का यूज कर रहे हो, ठीक है। KNH2 का सिंपल काम क्या है, इस हाइड्रोजन को लेके भागते हैं, ठीक है, उसका सिंपल सा काम है इस हाइड्रोजन को लेके भागते हैं। तो वो क्या करेगा, KNH2 आएगा, सो NH2 व्हाट इट विल डू, दिस अटैक हियर एंड जस्ट रिमूव दिस हाइड्रोजन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल। उसका काम और कुछ नहीं है, बस हाइड्रोजन का भगाना का। तो जब हाइड्रोजन को भगा देगा तो इट विल हैव नेगेटिव और नाइट्रोजन नेगेटिव है, इसका क्या मतलब है, कोई नेगेटिव को कोई पॉजिटिव सेंटर चाहिए, पॉजिटिव कार्बन चाहिए, तो क्या है हमारे पास दूसरा स्टेप क्या है, PHCH2। सो आपका फेनिल है, देन CH2 है एंड देन Br है, ठीक है। ब्रोमीन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपेयर टू कार्बन, तो ये बॉन्ड पोलर हो जाएगा, तो ये बंदा क्या करेगा, इस कार्बन पे अटैक कर सकता है, तो ये बंदा जो इस पे अटैक करेगा तो क्या होगा, इस पे अटैक करने के बाद क्या बना हमारा, okay, so this is what we have formed right now, बेंजीन, ओके। नाउ अब क्या बोला है कि आप KOH यानी कि हाइड्रोलाइसिस कर रहे हो, तो सिंपल सा है, जब भी आप अमाइड का हाइड्रोलाइसिस कराते हो तो क्या बनता है, एसिड बनता है और कॉस्पर्निक अमीन बनता है या NH3 बन जाता है। तो अगर आप यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस कराओ तो सिंपल सी बात है, दिस इज पॉजिटिव सेंटर, इसको नेगेटिव चाहिए तो मैंने OH नेगेटिव दे दिया, इसको हाइड्रोजन दे दिया। सिमिलरली यहाँ पे OH नेगेटिव दे दिया, हाइड्रोजन दे दिया, तो ये क्या बनेगा, ये बनाएगा आपका COH एंड प्लस 5CH3 सॉरी CH2, ओके। तो ये दोनों आपका प्रोडक्ट बनके आएगा। सर्च कीजिए दोनों में से कौन सा आपका प्रोडक्ट है, तो आई थिंक ऑप्शन 1 इज द करेक्ट वन, ठीक है, ऑप्शन 1 आपका करेक्ट। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, 24 for the reaction 2A giving 2A plus B2 initial pressure is given, Kp की वैल्यू पूछा है। so this is chemical equilibrium question, so this 2AB2 हमारा रिएक्शन है 2AB, so let us write in different color and we have 2AB to 2A
प्लस B2, ओके B2। नाउ अब क्या है, लेट अस राइट। अब इन्होंने क्या बोला है कि इनिशियल प्रेशर इज गिवन 100 atm। सो इनिशियल प्रेशर इज गिवन 100 atm, यानी कि वो अकेला बंदा यही होगा, 2AB ही होगा। सो दिस इज, लेट अस राइट P हियर, इनिशियल प्रेशर P हियर, ओके। नाउ जब ये बंदा भाग रहा है, ये डिसोसिएट कर रहा है, जब ये डिसोसिएट कर रहा है सो P माइनस, और लेट अस राइट P into 1 माइनस अल्फा लिखते हैं, P into 1 माइनस अल्फा। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज P अल्फा एंड दिस इज P alpha by 2, correct? This is the simple expression at equilibrium, यही तो हो रहा है। At equilibrium, these are the partial pressures, these are the partial pressures। अगर सबको जोड़ दिया जाए तो हमको पता चलेगा कि टोटल प्रेशर क्या होता है at equilibrium, and that is given। So this अगर सबको जोड़ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, P plus P alpha by 2। So P plus P alpha by 2 is equal to 125, करेक्ट, 125। सो अल्फा की वैल्यू क्या आ जा रही है, यहाँ से अल्फा की वैल्यू आ जा रही है 0.5। अल्फा की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पे हो गई 0.5, अल्फा की वैल्यू आ गई। कैसे निकालेंगे, P की वैल्यू हम 100 देंगे, क्यों, क्योंकि P इज द इनिशियल प्रेशर ऑफ AB, करेक्ट। इनिशियल प्रेशर जब इक्विलिब्रियम नहीं हुआ था तो AB का जो प्रेशर था दैट इज द P। सो अल्फा आ गया आपका 0.5। अब आप इसको 0.5 डालो, व्हाट इज KP, KP इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ product divided by partial product reactant। so P alpha square, so P alpha यानी कि 100 into 0.5, so 50 square into P alpha by 2, so P is 100, alpha is 0.5, so 50 by 2, so this is 50 by 2 divide by, this is what, P into 1 minus alpha, so 1 minus alpha is 0.5, 1 minus 0.5 is 0.5, so this is P alpha, यहाँ पे 2 है, so P alpha square, so this is P alpha square, so again this is 50 square, this gets cancelled, 50 by 2 that is equal to 25, okay, 25, this is the correct option। Now coming to the next problem। ओके, सो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है अपना, 80 ग्राम ऑफ NaOH है, उसको मिक्स कर रहे हैं आप वाटर के साथ, ठीक है। तो हमारे पास 25 प्रॉब्लम और 25 है बेसिक प्रॉब्लम। NaOH है एंड NaOH को मिक्स कर रहे हो आप वाटर के साथ, और NaOH कितना है 80 ग्राम है, वाटर कितना है 54 ग्राम है, ठीक है। अब जल्दी से इसको नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। सो NaOH इज 40 ग्राम्स, ठीक है, NaOH इज 40 ग्राम उसका मॉलिक्यूलर मास होता है, 80 डिवाइड बाई 40 इज इक्वल टू 2, सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH इज इक्वल टू 2 एंड वाटर का मॉलिक्यूलर मास इज 18 ग्राम, सो 54 डिवाइड बाई 18 दैट इज इक्वल टू 3, सो दिस इज द नंबर ऑफ मोल्स। नाउ पूछ क्या रहा है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। इस वाटर का मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, सो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, NT लिख दें। सो वाटर मॉलिक्यूल्स 3 डिवाइड बाय टोटल क्या हो जाएगा 2 + 3, सो दिस इज 3/5 दैट इज इक्वल टू 3/5 एंड दैट इज इक्वल टू 0.6। सो वेरी सिंपल क्वेश्चन, इट शुड नॉट टेक मोर देन 20 seconds। ओके, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है अगला, इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट नोवोलैक। सो नोवोलैक क्या है 26, दिस इज नोवोलैक क्या है, फॉर्मल्डिहाइड एंड फेनोल का जो है आपका पॉलीमर है नोवोलैक। तो जब भी आप नोवोलैक इज लाइक दिस, फेनॉल CH2 OH CH2, ओके, सो दिस इज योर नोवोलैक, ठीक है। तो नोवोलैक क्या है आपका एक पॉलीमर है, और ये इसका यूज़ किया जाता है, हम जनरली पेंट्स में यूज़ करते हैं, या आपके प्लास्टिक्स में इसका यूज़ करते हैं, या आप इसके लेमिनेशन में इसका यूज़ करते हैं। तो इसका बहुत ही वाइड रेंज ऑफ इसका यूजेस है। तो अगर आप ऑप्शन 1 देखो, इट इज़ यूज्ड इन पेंट्स, करेक्ट। It forms a bakelite when is heated with formaldehyde, that is also correct। इसको जब भी आप formaldehyde के साथ हीट करोगे ये bakelite फॉर्म करेगा। It is a linear polymer, correct, this is linear polymer। It is cross-linked, no, this is the linear polymer, correct। So option आपका 4 है वो incorrect है। Now coming to question number 20,
दिस इज 28, क्वेश्चन 29 क्या है? FeOH3। अगर आपको नहीं पता वो बता दूं, जो आपका सोल का जो क्वेश्चन, जितने भी सॉल्व के क्वेश्चन आ रहे हैं, यानी कि सरफेस केमिस्ट्री के जितने प्रॉब्लम्स आ रहे हैं बार बार, उसमें FeOH3 ही आ रहा है। ठीक है, तो आपको इसके लिए टेक्स्ट बुक पढ़ना बहुत ही जरूरी है। तो जब आप इसको देखोगे, इसमें क्या है? FeOH3 क्या है? दिस इज एक पॉजिटिव सॉल्व। ठीक है, जब ये पॉजिटिव सॉल्व है तो इसका इलेक्ट्रोलाइट कैसा होगा? नेगेटिव इलेक्ट्रोलाइट होगा। करेक्ट, वो नेगेटिव इलेक्ट्रोलाइट होगा। तो जब आप इसका जो नेगेटिव इलेक्ट्रोलाइट, ओके, तो जब आप बात कर रहे हो, एक कोई कंटेनर है, यहाँ पे क्या कर रखा है इन्होंने? सॉल्व प्लस इलेक्ट्रोलाइट डाल रखा है, और यहाँ पे आपका पॉजिटिव है, दिस इज नेगेटिव है, एंड दिस इज वाटर है, and this is permeable membrane. I think they have given this is permeable membrane. Okay, so this is the animal membrane. Now अब क्या हो रहा है कि जब ये इलेक्ट्रोलाइट क्या करेगा? प्रेसिपिटेट करेगा, तो ये किस तरीके? दिस इज नेगेटिव इलेक्ट्रोलाइट। ओके, सो नेगेटिव इलेक्ट्रोलाइट की टेंडेंसी क्या होगी? पॉजिटिव के पास जाने की। तो ये बंदा क्या करेगा? ये यहाँ पे आना पसंद करेगा। सो दिस इज द पार्टीशन ए, दिस इज पार्टीशन ए, यानी को पार्टीशन ए में जाना पसंद करेगा। सो क्या बोल रहा है? इफ FeOH3 सॉल्व इज फिल्ड इन कंटेनर बी, देन वाटर लेवल इन विच कंटेनर विल इंक्रीज। तो ये कहाँ पे जा रहा है? ये इलेक्ट्रोलाइट इस तरह के इस आपके ए की तरफ जा रहा है, तो ए में क्या होगा? वाटर लेवल ऊपर की तरफ आ जाएगा। ठीक है, now coming to question 30, an ionic crystal lithium Ag arranged in cubic crystals in which the coordination number of lithium and Ag is 8। तो ये सिंपल सी बात है, अगर आपका कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों का 8 है, इसका मतलब वो HCP स्ट्रक्चर। ठीक है, अगर दोनों का सेम है, 8 है, तो क्या होगा? स्ट्रक्चर होगा वो HCP ही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अपना 32 देखते हैं। 32 सिंपल सा IUPAC की बात करने लग गए ये लोग। IUPAC तो आप लोगों का बहुत ही अच्छा होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, उसको हम लोग देखेंगे। सो दिस इज 32 में कंपाउंड क्या क्या है? CH3 देन CH, C double bond O, then O, then C double bond O. This is the anhydride group. Then we have CH2, then O, and then CH3. This is ether group. This is एनहाइड्राइड ग्रुप। आपको पता है एनहाइड्राइड जो है वो क्या है? ईथर से हमेशा आगे निकलता है। वो क्या है? प्रिंसिपल आपका, जैसे ही अगर आप बात कर रहे हो किसकी, अगर दो आपके ईथर एंड एनहाइड्राइड आ गया तो प्रिंसिपल कौन हो जाएगा? आपका एनहाइड्राइड। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप इन द गिवन कंपाउंड इज एनहाइड्राइड। दिस पार्टिकुलर ग्रुप विल बी द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। नाउ कमिंग टू 33 में क्या है? आपके पास सिस अल्कीन गिवन है, सिस अल्कीन गिवन है, और उसका ब्रोमीन और CCl4 के साथ रिएक्शन करा रहे हो, यानी कि आप ब्रोमिनेशन करवा रहे हो। तो कंपाउंड क्या बनेगा? रेजिन बनेगा, मेसो बनेगा, डायस्टोमर्स बनेगा। तो चलिए कंपाउंड बना ले पहले। तो कंपाउंड कैसे बनेगा आपका? पहले तो ब्रोमीनियम आयन इंटरमीडिएट बनता है। दिस इज समथिंग लाइक दिस, Br पॉजिटिव। Okay, so let us write this one, carbon hydrogen, okay, this is what happening। क्योंकि दोनों एक ही साइड है तो मैंने दोनों कार्बन को सिस है, इसका मतलब दोनों को एक साइड लिखा है, दोनों को एक ही साइड लिखा है। अगर आप यहाँ से देख रहे हो, तो दोनों आपको आपके लेफ्ट हैंड साइड में दिखेगा। ठीक है, नाउ अब क्या कर रहा है कि दूसरा जो ब्रोमाइड आयन है वो अटैक करेगा। तो ब्रोमाइड आयन Br नेगेटिव है, वो क्या कर सकता है? या तो यहाँ अटैक कर सकता है, या वो यहाँ अटैक कर सकता है। दोनों में से कोई एक पोजीशन पे अटैक कर सकता है। तो ठीक है, जब वो यहाँ अटैक करेगा तो कैसा बनेगा? ठीक है, तो जब ये यहाँ पे अटैक करेगा तो Br इज एट द डाउन, C हियर, हाइड्रोजन हियर, और ये जब यह अटैक करेगा तो ये ब्रोमीन ऊपर की तरफ चला जाएगा, तो ब्रोमीन एट द टॉप एंड कार्बन हियर, हाइड्रोजन। अगर आप बात कर रहे हो कि ये ब्रोमीन यहाँ अटैक कर दिया तो क्या बनेगा? तो जब ब्रोमीन यहाँ अटैक करेगा तो क्या होगा? ब्रोमीन डाउन, कार्बन हियर, हाइड्रोजन हियर,
और जब ये यहाँ नीचे की तरफ अटैक किया तो ये ब्रोमीन यहाँ ऊपर यहाँ पे आ गया। तो जब ये यहाँ आ गया तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे ब्रोमीन अब कार्बन ये हाइड्रोजन। तो ये क्या है, अगर आप इन दोनों को देखो तो क्या है, ये और ये क्या हो जा रहा है, दोनों का अटैक क्या हो जा रहा है, दोनों एक तो प्लस बन जा रहा है एक माइनस बन जा रहा है। ठीक है, एक प्लस बन जा रहा है एक, अगर आपको उस फॉर्म में लिखो जो हम फीचर पोजिशन में लिखते हैं तो आपको ये दिखेगा कि दोनों क्या है, इनांशियोमर है। दोनों क्या है, इनांशियोमर, सॉरी दोनों क्या है, रेजमिक मिक्सचर आ रहा है, यानी कि 50, क्योंकि चांसेस क्या है, या तो ये यहाँ अटैक कर सकता है या यहाँ से, दोनों का चांसेस क्या है 50-50% है। तो ये जो प्रोडक्ट बनेंगे 50-50% बनेंगे, इसीलिए ये क्या है कि प्लस और माइनस का जो क्वांटिटी है वो सेम है, इसीलिए क्या होगा, वो रेजमिक मिक्सचर बनाएगा। ठीक है, वो क्या बनाएगा, वो रेजमिक मिक्सचर बनाएगा। ठीक, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट प्रॉब्लम, दैट इज 34 में क्या है, इफ इक्विलिब्रियम कंसिस्ट ऑफ दिस वन, सो आपको क्या करना है, CH3 COOH plus water giving CH3 COO negative plus H3 plus, करेक्ट, ऐसा आपका आया। और आपको पता है कि हाइड्रोलाइसिस अगर बात करें, वाटर क्या होता है, वाटर का कांस्टेंट लिखते हैं, सो 2 मोल्स ऑफ वाटर गिविंग व्हाट, H3 plus and OH negative, राइट। ठीक है, सो दिस इज इसका कांस्टेंट इस Ka, इसका कांस्टेंट क्या होगा, Kw होता है। ठीक है, अब क्या कीजिए, जो हमारा रिएक्शन क्या है, CH3COOH plus OH नेगेटिव फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपका काम ये है कि इसको यहाँ से घटाना पड़ेगा। तो जब ये इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या होगा, ये H3 plus H3 plus गायब हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, एक H2 में से 2 H2 गया तो माइनस H2, ये माइनस H2 उठ के यहाँ चलाएगा, तो उसको लिखेंगे CH3 COOH। ठीक है, यहाँ पे OH नेगेटिव है, ये नेगेटिव उठ के इधर आ गया, पॉजिटिव OH हो गया। यहाँ पे एक में से 2 गया तो -1 H2O यहाँ पे नेगेटिव में था, -1 H2 उठ के क्या आ जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे आके वो पॉजिटिव हो जाएगा, CH3CO नेगेटिव प्लस 1 H2। ओके, यही तो हमारा रिएक्शन है और इसी का K वैल्यू हमको पता करना है। तो सिंपल सी बात है, जब एक रिएक्शन से दूसरे रिएक्शन को घटाया जाता है तो क्या हो जाता है, तो एक उसके जो कांस्टेंट होते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को डिवाइड किया जाता है, यानी कि Ka/Kw विल गिव यू द सिंपल आंसर। सो फाइंड आउट Ka/Kw, तो अगर आप Ka/Kw फाइंड आउट तो Ka/Kw दैट इज इक्वल टू व्हाट, Ka/Kw is equal to Ka. We have Ka as given 1.8 into 10 to the power minus 5. Kw क्या है, 10 to the power minus 14. So this is 1.8 into 10 to the power 9. This is the correct answer. Okay, ये आपका correct answer हो जाएगा। Now क्या है 35 क्या बोल रहा है कि म्यू की वैल्यू गिवन है 3 एंड जब 25 डिग्री से 55 डिग्री पर पहुंच जाता है तो बताइए कि फैक्टर कितना चेंज होगा। सबसे पहले ये समझिए कि म्यू इक्वल टू 3 का मतलब क्या है। म्यू इक्वल टू 3 का मतलब है कि जब 10 डिग्री C चेंज हो रहा होगा तो रेट कांस्टेंट कितना चेंज हो रहा होगा, 3 टाइम्स चेंज हो रहा होगा। ठीक है, जब 10 डिग्री टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो म्यू का मतलब 3 है, इसका मतलब 3 टाइम्स चेंज हो रहा है। अगर म्यू का मतलब 2 है, इसका मतलब ये है कि एवरी 10 डिग्री चेंज इन टेम्परेचर क्या हो जा रहा है, रिएक्शन 2 टाइम्स हो रहा है, 2 टाइम्स हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे म्यू 3 गिवन है तो हमने कहा 3 टाइम्स हो जा रहा है। तो अब देखिए कितना 10 डिग्री चेंज हो रहा है, ये 25 से कितने पे आएगा, 25 से 35 पे आएगा तो 10 डिग्री चेंज, देन 35 से 45 पे आएगा तो 10 डिग्री चेंज, एंड देन 45 से 55 पे आएगा तो 10 डिग्री चेंज। करेक्ट, तो एक बार कितना हुआ, जब यहाँ से यहाँ आया तो 3 टाइम्स, यहाँ से यहाँ आया तो 9 टाइम्स हो गया, यहाँ से यहाँ आया तो 27 टाइम्स हो गया। करेक्ट, तो सिंपल सी बात है, यहाँ से आया तो 3 अगेन 3, सो टोटल 27 टाइम्स हो जाएगा। दिस इज व्हाट वी हैव टू फाइंड। इसको बड़े सिंपल, आप इसको मैथमेटिकली भी बना सकते हो, बट दिस इज वन ऑफ द वेरी सिंपल मेथड टू फाइंड इट आउट। ओके, सो नाउ मूविंग टू नेक्स्ट प्रॉब्लम,
सो अगला प्रॉब्लम है 37। 37 में क्या बोल रहा है कि आपके पास ये ग्रुप है CHO, देन कार्बन, देन डबल बॉन्ड, देन कार्बन, देन C डबल बॉन्ड OCl। ओके, नाउ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का अगर आप यूज करेंगे तो क्या होगा, लिथियम एल्यूमिनियम को क्या करेगा, CHO एंड COCl को रिड्यूस कर देगा और अल्कोहल फॉर्म करेगा। ठीक है, तो आपका P होना चाहिए, अल्कोहलिक फॉर्म होना चाहिए, OH जुड़ा होना चाहिए। तो आप P ऑप्शन को देखोगे यानी कि 1 देखोगे तो क्या हुआ, एल्डिहाइड है, यानी कि ऑप्शन 1 इज रॉन्ग। नाउ कमिंग टू ऑप्शन 2, Q क्या है, H2PD। H2PD क्या है, इन सबको तो रिड्यूस करता ही करता है, वो इसको भी रिड्यूस कर देता है। तो अगर H2PD बनाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे CH2OH हो जाएगा, यहाँ C होगा, C होगा, दिस इज अगेन रिड्यूस कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन एंड COH। सो हर जगह यहाँ OH, यहाँ OH एंड दिस इज सिंगल बॉन्ड। सो Q इज करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन 3 में क्या है, H2PD लिंडलार्स कैटालिस्ट, उसका काम क्या है, स्पेसिफिकली वो डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में बदलेगा। ठीक है, वो डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में बदलेगा, बाकी लोग को छू नहीं पाएगा सही से। ठीक है, तो ये क्या है, आपका ऑप्शन 3 भी रॉन्ग है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, दिस इज द ऑप्शन नंबर 2। उसमें क्या है, H2PD क्या करेगा, वो सबको रिड्यूस कर देगा। ठीक है, नाउ कमिंग टू 38 क्या है, 38 is simple reaction, Friedel-Crafts acylation, correct? Friedel-Crafts acylation. Okay, FCA. So 38 we are solving. This is FCA, Friedel-Crafts acylation. इसमें क्या है, benzene given and we have chlorine here. ठीक है, क्लोरीन है। क्लोरीन क्या करता है, -I इफेक्ट भी दिखाता है और +R भी दिखाता है। वो रेजोनेंस भी तो कर ही सकता है, उसके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, पर अपनी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का इलेक्ट्रॉन खींच भी सकता है। ओके, जब आप एजाइलेशन की बात कर रहे हो तो क्या है, CH3CO, यानी कि CH3CO, करेक्ट, ये ग्रुप है, यही ग्रुप आके ऐड होने वाला है। तो ये दिस इज एनहाइड्रस AlCl3। तो ये ग्रुप क्या है, एक्टिवेटेड पोजीशन क्या क्या हो सकता है रेजोनेंस के कारण, या तो ऑर्थो पोजीशन होगा, सो यहाँ पे आके COCH3 ऐड हो सकता है, या यहाँ पे आके COCH3 ऐड हो सकता है। अब आपका क्या है कि जब क्लोरीन नज़दीक में होगा तो आपको पता है कि इससे पहले क्या यहाँ पे बनाते हैं, आपका ये अटैक करता है इस पोजीशन पे जाके। तो ये क्लोरीन क्या होगा, इंडक्टिव इफेक्ट से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देता है। हमें क्या है, वो ये जो बंदा बनता है इलेक्ट्रोफाइल बनता है। पॉजिटिव को चाहिए नेगेटिव जो पार्ट है कम, इस क्लोरीन के कारण रेजोनेंस से तो ठीक है, रेजोनेंस के कारण ये पोजीशन एंड दिस पोजीशन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो बढ़ाने का काम वो आराम से कर दे रहा है, और ये पोजीशन एंड वो ये पोजीशन विल हैव बोथ हैव सेम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज्ड बाय द रेजोनेंस इफेक्ट बाय दिस क्लोरीन। पर द मोमेंट आप इंडक्टिव इफेक्ट की बात करते हो, ये क्लोरीन नजदीक वाले की इलेक्ट्रॉन को खींचना शुरू करेगा, तो ये जो प्रोडक्ट बनेगा वो कम बनेगा, एंड दिस इज द मेजर प्रोडक्ट, दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। करेक्ट, तो सर्च कीजिए ऑप्शन मेजर प्रोडक्ट में आपका ये पहला पोजीशन पे आना चाहिए। What will be the maximum number of electron? Question 39. What will be the maximum number of electron in any atom having quantum number n is equal to 4, l is equal to 2, and m is equal to -2? तो n is equal to 4 and l is equal to 2 का क्या मतलब है, 0, 1, 2, s, p, d. So we are talking about the d. ठीक है, डी सबसेट की बात कर रहे हैं, तो डी का डब्बा बनाइए, डब्बा फॉर्म डी का, सो 1, 2, 3, 4. Let us write the m values for this d. So -2, -1, 0, +1, +2. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन क्या है, और आगे बढ़ेंगे तो m इज इक्वल टू -2। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि इस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो आपको पता है कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, यानी कि m इज इक्वल टू -2 में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मैक्सिमम
2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसके अलावा तो कुछ कर नहीं सकते आप, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन 40। क्वेश्चन 40 में क्या बोल रहा है कि राउल्ट लॉ की बात कर रहा है पॉजिटिव डेविएशन। तो पॉजिटिव डेविएशन कब होगा, जब आपके पास जो सॉल्वेंट हैं उसके बीच क्या है, आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाए, वो ज़्यादा से ज़्यादा वेपर फेज में आना शुरू कर जाए, सो दैट इज द पॉजिटिव डेविएशन। तो आपके पास क्या है, अल्कोहल है, दैट इज इथेनॉल है, दिस इज CH3 CH2 OH एंड एसीटोन। तो द मोमेंट आपने एसीटोन ऐड किया अल्कोहल में, तो क्या है, अल्कोहल दिस इथेनॉल एंड द अदर इथेनॉल मॉलिक्यूल्स क्या कर रहा था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा था। पर जैसे ही आपने इस एसीटोन भैया को डाला, तो एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन इथेनॉल एंड इथेनॉल इज डिक्रीज्ड। ठीक है, तो अब इथेनॉल और इथेनॉल के बीच का जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो डिक्रीज कर गया है। तो अब जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपने डिक्रीज कर दिया, तो क्या होगा, इथेनॉल अब क्या करेगा, वेपर फेज में जाना ज़्यादा से ज़्यादा शुरू कर देगा, जिसके कारण क्या है कि पार्शियल प्रेशर क्या इथेनॉल का बढ़ना शुरू हो जाएगा। दैट्स व्हाई हमें पॉजिटिव इफेक्ट हमें दिखेगा। ठीक है, सो ऑप्शन 1 देखें, वीकनिंग ऑफ H बॉन्ड बिटवीन इथेनॉल मॉलिक्यूल्स। करेक्ट, आपने क्या किया, एसीटोन ऐड किया, जिसके कारण क्या हो गया कि जो 2 अल्कोहल मॉलिक्यूल के बीच का जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रहा था, आपने उसको प्रॉब्लम में डाल दिया। ठीक है, वीकनिंग ऑफ H बॉन्डिंग बिटवीन एसीटोन नहीं, क्योंकि एसीटोन तो ऐसे ही मैक्सिमम 2 बॉन्ड बना ही सकता है, आप यहाँ पे डालोगे तो और इसको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ये तो एसीटोन के साथ भी बनाएगा और अपने इथेनॉल के साथ भी बनाएगा, कोई इसको प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन इज नॉट अटैच्ड टू ऑक्सीजन एटम इन कीटोन। इथेनॉल एंड एसीटोन फॉर्म H बॉन्ड विद ईच अदर, दैट्स फाइन। पर इथेनॉल क्या है, सॉल्वेंट है। इथेनॉल जब सॉल्वेंट है, आपने क्या सॉल्वेंट क्वांटिटी ज़्यादा है, तो क्या आपने क्या किया है, उस क्वांटिटी को क्या किया है, जो 2 मॉलिक्यूल्स उसके फोर्स को ही कम कर दिया, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा वेपर फेज में आना शुरू करेगा और पॉजिटिव डेविएशन दिखाएगा। सो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट वन। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 42 क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए क्या होना चाहिए, ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, सिमेट्री होनी चाहिए, सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। ओके, ऑप्शन 1 में देखो, एक क्या है, आपका वर्टिकल प्लेन है जो मॉलिक्यूल को आधा आधा काट रहा है। ठीक है, तो आपको 42 की बात कर रहे हैं आप, तो जो पहला ऑप्शन है उसके पास एक वर्टिकल प्लेन है जो क्या कर रहा है, मॉलिक्यूल को आधा आधा काट रहा है, यानी कि प्लेन ऑफ सिमेट्री ऑप्शन ए के पास। सो यू आर टॉकिंग अबाउट 42, सो ऑप्शन ए इज हैविंग प्लेन सिमेट्री। ठीक है, प्लेन है आपके पास, सो प्लेनर सिमेट्री है। देन ऑप्शन बी इज क्या है, इसके पास भी क्या है, ये सारे के सारे एक ही प्लेन में दिखेंगे, तो अगेन दिस इज हैविंग सिमेट्री। नाउ कमिंग टू ऑप्शन सी, क्या है, ऑप्शन सी इज CCl3 then OH here, then hydrogen here, then CD3। आप जैसे ही 2 हाइड्रोजन को देखोगे सोचोगे ये तो मेसोफॉर्म है, यहाँ पे एक प्लेन आ गया और ये क्या कर रहा है, उसको आधे आधे भाग में बांट रहा है। पर ये वी हैव CCl3 एंड CD3, तो ये दोनों ग्रुप अलग अलग हो गए। तो ये जो प्लेन हमने काटा था वो तो इन दोनों को परछाई तो बता दे रहा है, पर यहाँ पे CCl3 है, यहाँ CD3 है। ठीक है, तो ये क्या है, अलग अलग है मॉलिक्यूल, तो ये क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव आपको दिखा है। ठीक है, ओके। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट प्रॉब्लम 44 बड़ा ही आसान है, 44 में कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी 43 हमारा लीव हो गया था। अब 43 की बात करते हैं, तो क्या हो जा रहा है, H2 मॉलिक्यूल, सिंपल सी बात है, ब्रोमीन को हटाएगा, H2 ऐड होगा, और जैसे ही H2 ऐड हो जाएगा तो यहाँ पे D भी है, तो सिंपल है डायस्टोमर्स बना लेगा। ठीक है, ये सिंपल डायस्टोमर्स, इनांसोमर्स तो बना नहीं सकता। आइडेंटिकल होने के लिए क्या होना चाहिए, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन कर रहे हो तो आइडेंटिकल हो नहीं सकता है, पोजीशन आइसोमर हो नहीं सकता है, क्योंकि आपने एक नया ग्रुप ऐड कर दिया है, तो पोजीशन आइसोमर नहीं होगा, तो ये इनैक्सोमर। ठीक है, सॉरी ये डायस्टोरियोमर्स। ओके, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 44। Enthalpy of formation is just a special case of enthalpy of reaction. Okay, then which of the following enthalpy of reaction is not same as enthalpy of formation? सबसे पहले enthalpy of formation के लिए क्या होना चाहिए, चीज़ें जो होनी चाहिए, जो भी आपके रिएक्टेंट्स होने चाहिए वो आपके एलिमेंटल फॉर्म में होना चाहिए, वो कंपाउंड नहीं होने चाहिए, वो एलिमेंटल फॉर्म में होना चाहिए।
ठीक है, तो आपका पहला ही ऑप्शन है 44 का, जो पहला ही ऑप्शन है वो क्या है, कि ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, CaO, दिस इज कंपाउंड, this is not the elemental form, this is not any element, this is the compound, this has not to be the correct one. और CO2 again this is the compound, तो ये CaCO3, so this is wrong, this is wrong, ये आपका नहीं हो सकता है। आपके हमेशा एलिमेंट, आपने पिछले FST में भी मैंने बताया था कि जब भी आपके फॉर्मेशन की बात कर रहे हो तो वो क्या होना चाहिए, आपका एलिमेंटल फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है, एलिमेंटल फॉर्म में होना चाहिए। तो आपका पहला ऑप्शन ही रॉन्ग है। बाकी सब में क्या है कि हाँ, कैल्शियम है, ऑक्सीजन है, कार्बन, सब एलिमेंटल फॉर्म में है, तो ये हीट ऑफ रिएक्शन की बातें कर सकते हैं, ठीक है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 45, द लास्ट प्रॉब्लम 45 क्या बोल रहा है, अंडर द सेम कंडीशन, क्वेश्चन 45, अंडर द सेम कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर, same volume of two gases A and B diffuses through porous partition in 20 and 10 seconds. तो आप सिंपल से बड़ा अच्छा है, what is rate, rate is equal to volume diffused per unit time, okay, and what we know, rate is proportional to 1 by under root of m, दोनों को एक साथ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, rate of 1 by rate of 2 is equal to volume 1 by time 1, volume 2 by time 2 into under root of 1 by m, under root of 1 by m1, under root of 1 by m2, ओके। अब आपको क्या पता है, सेम वॉल्यूम की बात करी, V1 इज इक्वल टू V2, तो इसको और सिंपल रूप में कैसे लिख सकते हैं, T2 ऊपर चला गया, सो T2 ऊपर चला गया, T1 अंडर रूट ऑफ M2 बाई, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, M2 पूछ रहा है और M1 गिवन एज 49, व्हाट इज गिवन 20 and 10, so 20 and 10 second is given, so put कीजिए वैल्यू, this is 10 by 20, okay, 10 by, is this correct one, no this is not the correct one, हमने थोड़ा सी गलती कर दी, थोड़ी सी गलती कर दी, ठीक है। क्या हो गया, इसको कैसे लिखेंगे, V1 by T1 डिवाइड by V2 by T2, that is equal to अंडर रूट ऑफ M2 by M, करेक्ट, अंडर रूट ऑफ M2 by M1, ऐसे होगा ना, वो हमने एक साथ लिख दिया, वो तो गलत है, ठीक। तो V1 by M1 ये दोनों कांस्टेंट है, T2 पर चला जाएगा, सो दिस इज T2 by T1, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ M2 by M1, सो T2 इज गिवन एज 10, so 10 by 20 is equal to under root of M2, हमें फाइंड आउट करना है, दिस 14 and given, so this is equal to, this is 1 by 2, ये रूट हटेगा तो स्क्वायर, so 1 by 4, so 49 by 4 is equal to M2, okay, so this is comes to be 1 and this is 2.25, so 12.25 is the correct answer, okay, 12.25 is the correct answer, ठीक। so यहाँ तक अपने FST इसके सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए हैं, और आगे के FST आप दीजिए और कोई प्रॉब्लम हो तो